हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी कीड़ा में। जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी करने के बाद जब पेपर बहुत करीब आ जाते हैं तो हमें करने पड़ते हैं सैंपल पेपर। सैंपल पेपर करने से हमें काफ़ी अच्छा आइडिया मिलता है कि हमने कितना पढ़ा हुआ है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या उतना सफिशिएंट है, क्या उससे हम सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या 3 घंटे के अंदर अंदर जो नया पैटर्न निकल के आया उसको मद्देनजर रखते हुए क्या 3 घंटे के अंदर हम पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हम कितना पानी में है, कितने क्वेश्चन हमें आ रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट सही से कर पा रहे हैं, किस में वीक है, किस चैप्टर में ज्यादा वीक है, सारी बातें पता चलती है अगर हम सैंपल पेपर को सही से करते हैं। तो इसी के दौरान हम इसको स्टार्ट किया हमने सैंपल पेपर की सीरीज। इससे पहले जो सैंपल पेपर डाला था वो डाला सैंपल पेपर 1। सीबीएसई ने 4 सैंपल पेपर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च किए जिसके रिगार्डिंग हमने पहला सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया है। तो ये वाली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी जाके देखो, सारे सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट पैटर्न पे है और काफी अच्छे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम के अंदर है, तो ये आपको जरूर करने चाहिए। ठीक है, और सीबीएसई ने बनाया इसलिए जरूर ही करना चाहिए। तो पहला पेपर नहीं देखा तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, आप जाके पेपर को देखो। और आज की वीडियो में लेने वाले हैं सेकंड प्रैक्टिस सैंपल पेपर को और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन यहां पर थे। पहला जो पेपर था वो बेसिक का था और ये वाला जो रहने वाला वो स्टैंडर्ड का रहने वाला, थोड़ा सा लेवल्स का हार्ड है। तो ये स्टैंडर्ड का पेपर हमारे पास निकल के आता है। लेकिन अगर आप बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, आपको 4 के 4 जो है वो सारे सैंपल पेपर यहां पर सॉल्व करने चाहिए। ये मत देखो कि बेसिक है स्टैंडर्ड है, बस जो पेपर मिले फटाफट से कर लो 2-2.5 घंटे निकाल के। ठीक है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हो सकता है देखो अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो कोई भी सिंगल चीज नहीं छूटना चाहिए जिससे आपके 1 मार्क्स भी कट सके। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखो ताकि जब भी मैं कुछ चीज बता रहा हूं, क्या पता ऐसा कोई चीज बता दो जो आपको नहीं पता हो, कुछ सीखने को मिल जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन के अंदर भी है और लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी वीडियो आए वो आपको इसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो अब सीधा चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में आप लोग के लिए रखे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि कैसे कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्या क्या रहने वाला है, कितने पार्ट्स में होंगे, कितने सेक्शंस होंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 36 क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहले 40 आते थे, अब 36 क्वेश्चन कर दिए गए हैं जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए है हमारे पास और दूसरा क्या पार्ट बी। ये 2 पार्ट में हमारी चीजें डिवाइड की गई हैं पूरे क्वेश्चन पेपर को। पहले सेक्शन में आते थे, सेक्शन ए बी सी और डी, लेकिन अब पार्ट्स में है। कह रहा ऑल द क्वेश्चंस इज कंपलसरी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। पार्ट ए में 2 सेक्शन है, एक तो हमारे पास सेक्शन 1 है और एक हमारे पास सेक्शन 2। ठीक है, पार्ट ए में कितने सेक्शन है? 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो है आपके 16 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के और सेक्शन 2 में आपके 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम। इसके ऊपर तो मैंने बहुत जबरदस्त वीडियो डाली है, बहुत बच्चों ने पसंद भी किया है। केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम एक नया है जिसमें आपको एक थीम दे देता है, कुछ क्या कहते हैं थ्योरेटिकल टाइप दे देगा और वहां से डेली लाइफ से रिलेट करके कुछ 5 क्वेश्चन पूछता है, उसमें 4 आपको अटेंड करने होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है पार्ट बी में जो है 16 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पार्ट में कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 16 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं और 6 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 2 मार्क्स के और उसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के होते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। इस तरह से जो है आपका पूरा का पूरा ये नए पैटर्न के हिसाब से ये चेंज हुआ है। 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। और पिछले पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते थे लेकिन इस साल 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस बार होंगे। ठीक है, वो सब चीजें हैं और सारे क्वेश्चन भी करने, कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अब सीधा चलते हैं क्या कहते हैं पार्ट ए की, सेक्शन ए की तरफ। ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है पार्ट ए सेक्शन 1। यहाँ पर 16 क्वेश्चन होंगे, आपको पता होना चाहिए सारी चीज ना। कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बस एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, और नया पैटर्न क्या है देखा ही नहीं है, जो होगा एग्जाम टाइम पे देखेंगे, है ना, ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं बनना, हमें सब कुछ पहले से पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, वहाँ बैटल फील्ड में जा रहे हैं, है ना, और वहाँ पे कैसे अटैक हो सकता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, में कैसे सॉल्व करना है, कैसे डील करना है, ये सब चीज आपको पहले ही पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 1 to 16 1 मार्क्स से फटाफट से करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़ा नंबर निकालना है, विच ऑन डिवाइडिंग 70 125 लीव्स रिमाइंडर 5 and 8। मतलब कह रहा है हमें वो बड़ा नंबर निकालना है जब हम डिवाइड करेंगे उसको, जब हम 70 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे या 125 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 8 जो है रिमाइंडर निकाल के देगा, वो हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। उसका कैसे निकालते हैं? देखो हमारे पास क्या बोला कि वो नंबर ना 70 अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर देगा? 5। तो एक्चुअल वो नंबर कितना होगा? तो ये हमारे पास निकल गया कितना? 65। ये हमें पहले निकालना पड़ेगा माइनस करके। दूसरा नंबर 125 कितना रिमाइंडर दे रखा? 8। तो कितना आएगा हमारे पास? ये 125 में से आपके 8 माइनस करोगे तो आएगा 117। ठीक है, 117 ही आएगा ना। हाँ, कितना आएगा? 117 आपका निकल के आएगा, ये दोनों निकल गया। अब इसने बोला कि लार्जेस्ट नंबर निकाला, मैंने कहा इस केस में एचसीएफ निकालते हैं। अब दोनों का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो 65 का अगर आप
इस तरह से निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आएगा आपका 5 से कटेगा ये, और 5 1 जा 5, 5 से 15 और 13 1 जा 13, मतलब 65 को आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है 117 है आपका, तो 117 का हम लोग लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा किससे 7 8 9 3 से, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा कितना आ गया 30 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 117 को कितना 3 मल्टीप्लाई 13। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हमारे पास 13 दोनों में कॉमन आ निकल के, तो एचसीएफ कितना आ गया 30 निकल के आ गया। इसका मतलब 13 वो नंबर है जो डिवाइड करेंगे 70 और 125 को, तो रिमाइंडर कितना देगा 5 और 8। तो जो भी रिमाइंडर देगा उसको आपने पहले माइनस करना है, फिर जो दो नंबर निकल के आते हैं उसका आप एचसीएफ निकालोगे। सिंपल तरीका है, कितने भी ऐसे क्वेश्चन है सारे आप कर लोगे। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, जो भी आपके पास नंबर है ना, रिमाइंडर जो बचते हैं उसको पहले माइनस कर लो, ठीक है, और उसका जो नंबर निकले नए उनका एचसीएफ निकाल लो, आपका हमेशा आंसर निकल के आता है। इसके और पार्ट में क्या बोल रहा है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17 अपॉन दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा तो कितने डेसिमल प्लेस का टर्मिनेट होगा, ये डिपेंड करता है 2 और 5 की सबसे बड़ी पावर के ऊपर। तो सबसे बड़ी पावर कितनी यहाँ पर 3 है, तो हम बोलेंगे आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। क्या बोलेंगे आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, ये जो है डेसिमल रिप्रेजेंट जो है इसका टर्मिनेट हो जाएगा। कितने डेसिमल प्लेस का 3 डेसिमल प्लेस के बाद हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन ना कितने सारे रिपीट हुए हैं, अगर आप सैंपल पर बहुत सारे कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और ना काफी अच्छा आइडिया मिल जाता है, ब्रेन काफी ना इसमें ट्रेंड हो जाता है कि हम देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है ना, और कैसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। देखो जितने भी सैंपल बने ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एचसीएफ वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो ये छोटे छोटे चीजें अगर आपको पता चलेगी ना तो काफी ईजी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट 1 2 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहे हैं डज द इक्वेशन दिस हैज डिस्टिंक्ट रूट। क्या हमारे पास इसका एक जो इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे वो डिस्टिंक्ट निकलेंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्या, इसके दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो रूट्स होते हैं, है ना। अब वो दो रूट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, उसे बोलते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। दो रूट्स बराबर भी हो सकते हैं, उसे बोलते हैं इक्वल रूट्स, और रूट नहीं भी निकल सकते, तो नो रियल रूट। तो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रूट के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालता है कैसे भला, वो डिपेंड करता है डी के ऊपर। डी को बोलता है डिस्क्रिमिनेंट। अब डी कैसे निकालते हैं, डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म पे होती है ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0, ये होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ कुछ नहीं 1 मान ले, यहाँ कुछ नहीं 1 मान ले, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, बी कितना निकल के आपका 1 आ गया, और सी कितना निकल के आ गया आपका -5 निकल के आ गया। तो ए बी सी की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर पुट कर देंगे। बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए कितना 1, सी कितना हो गया -5 हो गया। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 हो गया 20, जो कि आपका 21 निकल के आ गया। अगर डी की वैल्यू आती है पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी निकल के आती है, तो इसका जो आंसर आता है वो नेचर होता है वो होता है 2 डिस्टिंक्ट रूट निकल के आता है। क्या आता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकल के आता है। तो उसने क्या पूछा था, डज, ये पूछा क्या इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, हम बोलेंगे यस, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसका और पार्ट में क्या बोला इसने कि शो दैट द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 3 निकल, सम ऑफ द रूट निकल के आएगा। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो रूट्स होते हैं, हमें पता है, एक होता है अल्फा, एक को बीटा मानते हैं, आपको पता है ना। तो आपको पता है सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द रूट्स होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन पे ए। तो मैं ये चेक करना कि माइनस बी अपॉन ए क्या 3 निकल के आ रहा नहीं आ रहा। अगर मैं कंपेयर करूं से ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 से, तो आप बता सकते हो कि ए कितना आ गया माइनस का 1 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और सी कितना आ जाएगा अपने आप माइनस का 3 निकल के आएगा। तो सम ऑफ द जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का बी कितना 3 अपॉन ए कितना माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया माइनस माइनस, तो कितना आ गया हमारे पास 3 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास शो हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, एक मार्क्स से बहुत ही कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। अगर आपको एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो मुझे नहीं लगता कि इस साल 2021 में क्लास 10 में कोई भी बच्चा जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आने वाले हैं और पैटर्न भी काफी इजी कर दिया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब जीरो ही होता है। जीरो का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू आपको जीरोस के स्टोर पे दे रखी है अगर उसकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे, दो अगर जीरोस है तो दो की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा इक्वेशन के ऊपर तो आंसर आएगा 0। ये होता है जीरोस का मतलब। क्या बोला मैंने, जो भी जीरोस है, जीरोस का मतलब क्या होता है उसकी वैल्यू अगर पुट करूंगा इक्वेशन के ऊपर तो आंसर आएगा 0। मतलब जैसे मैं 2 पुट कर दूंगा यहाँ पर तो बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए तो 0 x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2, तो हम पुट करेंगे 2 x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया, और प्लस में कितना k रखते कितना आएगा 0 आ जाएगा। 4 प्लस में 3 6 प्लस में k कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 6 4 10 होता है, 10 प्लस में k कितना आ गया 0,
और प्लस का 10 वहां जाके बनता माइनस का 10, तो के की जो वैल्यू है वो माइनस का 10 के बराबर निकल के आ जाएगी। यहाँ पर के की वैल्यू पूछी थी हमने निकाल दी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट और में पूछा इसके कि राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट दे रखा 6। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं, तो सम दे रखा है मतलब अल्फा प्लस में बीटा दे रखा है हम लोग को -5, और प्रोडक्ट मतलब दे रखा है अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमें कितना 6 दे रखा है। कह रहे बताओ कि ये अगर डाटा दे रखा तो इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन निकलेगा आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं। जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला आप याद कर लो या लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा देखा आपको माइनस का 5, एक्स प्लस में हो जाएगा 6, तो देगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 5 एक्स प्लस में 6। तो ये है वो इक्वेशन जिसका सम ऑफ जीरोस -5 है और प्रोडक्ट देगा 6। तो ये छोटी सी बात है लेकिन एक नंबर आप कंप्लीट करिए। अगर आपको 100 में से 100 चाहिए ना, तो आपको हर एक छोटी बात पता होना चाहिए। इसलिए जो भी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ बिना क्वेश्चन को स्किप करे हर एक बात को ध्यान से सुने और सारे क्वेश्चन को डिटेल में सोल्यूशन देखें। अगर आपको आता है तब भी जो है वीडियोस को देखो, क्या पता कुछ ऐसी चीज में यहाँ पर पता चल जाए आपको कि जो आपको नहीं पता था और ये आपके एग्जाम्स में काम आ सकता है। अगर वहां से एक नंबर का क्वेश्चन भी आ गया तब भी जो आपका एम है 100 आउट ऑफ 100 लाने का वो छूट जाएगा। बस हमारा टारगेट 95 प्लस है, 95 प्लस तो मिनिमम है, लेकिन हमें कोशिश करनी है 100 आउट ऑफ 100 लाना मैथ में। इसीलिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल की सीरीज यहाँ पर कराया था कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छूटे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा इन अ ट्राइंगल DEF, ठीक है, एक ट्राइंगल है डी है, एक ई है हमारे पास, एक एफ है हमारे पास, वो डी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। डी जो है क्यू के बराबर है, हम यहाँ लिखते हैं पी क्यू आर, है ना। एक मिनट जो ये एंगल का साइन बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास पी क्यू आर है, आर ई के बराबर है, तो हमारे पास आर ई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो कह रहा है देन क्या ये ट्रू है, डी ई अपॉन पी क्यू, पूरा हमें पूछा कि ये ट्रू है कि नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास डी जो है इसने क्या बोला किसके बराबर है, क्यू के बराबर, ये हो गया अपने पास, ठीक है। और आर जो है हमारे पास आर और जो है ई के बराबर है, जो आर और ई आपस में क्या बराबर है, ठीक है। आपको पता है कि एंगल प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है, हम बोल सकते हैं किसी दो ट्राइंगल में हम क्या बोलेंगे कि इन ट्राइंगल, हम क्या बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल कौन सा डी ई एफ, ठीक है, एंड ट्राइंगल क्यू आर पी में अगर मैं बात करूं तो एंगल डी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर है ना। एंगल ई किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल क्राइटेरियन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के बता रहा हूँ, ये लिखना नहीं है, आपको यस और नो में आंसर देना है। एंगल के हम कहते हैं कि ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो सिमिलर आगे इसके ट्राइंगल क्यू आर पी के। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, डी ई, यहाँ बात करूँ अगर मैं डी ई, है ना, अपॉन पे डी ई आएगा, कितना आएगा अपॉन पे डी अपॉन करस्पॉन्डिंग क्या, क्यू आर निकल के आएगा, क्यू आर इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आएगा, और डी एफ अपॉन पे क्यू पी निकल के आएगा, बराबर में कितना निकल के आएगा, ई एफ अपॉन पे आर पी हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। ये तीनों बात बराबर होती हैं कब, जब हमारे पास दो ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर हो। अब चेक करते हैं क्या ये चीज पूछ रहे हैं, कह रहा है डी अपॉन पी क्यू, नहीं जी, डी के नीचे क्यू आर आना चाहिए, तो क्या हमारे पास ये फॉल्स निकल के आएगा, क्या आएगा, फॉल्स निकल के आएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, अगर हम बात करें डी और ई की, है ना, डी और ई की बात करें तो ये क्यू आर आना चाहिए करस्पॉन्डिंग में, तो ये क्यू आर आना चाहिए, यहाँ पी क्यू दे रखा तो ये क्या देगा, फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 6 बहुत ही डिटेल में मैंने कराया हुआ है हर एक क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी अगर आपको अच्छे से आती है चैप्टर नंबर 6 की तो इनफ है उतना, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर सकते हो। चैप्टर नंबर 6 लिखो बाय ज्ञानी कीड़ा, और हर एक एक्सरसाइज को, सारे थ्योरम्स को, बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सबको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। आप सर्च करो वीडियो और देखो, जो भी नहीं आता मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं, एनसीईआरटी मैंने पूरी डाल दी है, पीवाईक्यू मैंने डाल दिए हैं, एग्जाम्पल मैंने डाल दिए हैं, सैंपल पेपर मैंने डाल दिए हैं, लास्ट टाइम सब डल चुका है। बस आप सर्च करो, जो भी टॉपिक किसी भी चीज में अगर आपको दिक्कत है बाय ज्ञानी कीड़ा सर्च करो, आपको चीजें मिल जाएंगी, उसका फायदा उठाइए। सारा कंटेंट जितना भी चाहिए 95 लाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को दूं, है ना। तो आप बस देखो और सीखो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 5 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा एट वन एंड ए, ठीक है, ऑफ अ डायमीटर ए बी, एक डायमीटर हमारे पास सर्कल का कितना है, ए बी है। कह रहा है एट वन एंड ए की तरफ जो है, और रेडियस देगा 5, है ना, सेंटर मारते हैं ये, ओ टेंजेंट एक्स ए वाई इज ड्रॉन। तो कह रहा है एक एंड पर जो है एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक्स ए वाई, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी, हमें सी डी की लेंथ निकालने, कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। अब ए से जो है वो 8 सेंटीमीटर टोटल दूर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, कहाँ तक,
यहां तक हमें दे रखा है, कह रहा है तो हमें निकालना है सी डी की क्या लंबाई होगी, निकालना है, जो कि एक्स वाई की बनती है। और एक कॉर्ड कैसा है, कॉर्ड जो है पैरेलल एक्स वाई की, ठीक है। तो ये डायग्राम इस तरह से बनेगा, हमें सी डी की लेंथ क्या होगी वो निकालना। अब ध्यान सुनिए कैसे करेंगे। अच्छा देखो ये रेडियस है, हमें ये दे रहा है कितना 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। अच्छा अगर ये 5 है और ये पूरा डिस्टेंस 8 है, इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है हम लोग, क्लियर है। और अगर मैं इसे जोड़ दूं इस तरह से तो ये भी रेडियस है 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। और ये राइट एंगल ट्रायंगल तो आपको बनेगा ही। और आपको पता कि जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब अगर मैंने ये निकाल लिया वो इसके बराबर होता है। और इन ट्रायंगल ओ सी बी मैं ये वाली साइड को निकाल सकता हूँ, किसी भी ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे अगर आपको दो साइड दे रखा है तीसरी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ओ सी बी पे बात करेंगे, ओ सी का स्क्वायर बराबर में आएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस में सी बी का स्क्वायर, है ना। तो 5 का स्क्वायर बराबर में ओ बी का स्क्वायर कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और प्लस में सी बी हम लोग को निकालना है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में सी बी का स्क्वायर, 9 यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू जाएगा आपका सी बी का स्क्वायर। तो आ जाएगा सी बी का स्क्वायर इक्वल टू 16, और यहाँ से सी बी कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अच्छा अगर सी बी 4 सेंटीमीटर निकल के, आपको पता है कि जो हमारे पास ओ बी क्या है, ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, और जब भी हम लोग सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं इट बाइसेक्ट द कॉर्ड, इट मीन सी बी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, सी डी निकालना, तो सी डी क्या निकलेगा, सी बी प्लस में बी डी, जो कि आ जाएगा आपका 4 प्लस में 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। तो जो एंगल बनता है, देखो सेक्टर हमारे पास इस तरह से होता है ये, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर, ये सेक्टर इस तरह से होता है ना। और इसे ये जो एंगल होता है थीटा होता है। तो ये दे रखा है हमें कितना पी दे रखा है, और ये रेडियस होता है आर दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है इसका एरिया कितना होगा। अब आपको पता होना चाहिए एरिया सेक्टर क्या होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होगा थीटा अपॉन पे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर, ये होता है। वैल्यू दे रखी है थीटा कितना पी है, अपॉन पे 360 पाई, तो पाई है आर का स्क्वायर बड़ा आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा पी पाई आर स्क्वायर अपॉन पे 360 डिग्री, ये हो जाएगा आपका क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ना, 1 मार्क्स में इससे सिंपल क्या लोगे, है कि नहीं। चलते नेक्स्ट 7 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द रूट विल बी इक्वल। कह रहा है ये जो इक्वेशन है इसके रूट से इक्वल है, तो हमें बी की वैल्यू बतानी है। देखो रूट से इक्वल मतलब नेचर दे दिया कि नेचर कैसा, रूट्स का इक्वल है। तो जब इक्वल होता है मतलब वहां पर डी जो होता है आपको होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू जब 0 निकल के आती है ना तब ये इक्वल निकल के आता है, ठीक है। अब अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से, तो ए कितना आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा, बी कितना आएगा माइनस का बी निकल के आएगा, है ना। और सी कितना आएगा मेरे पास 81 निकल के आएगा। वैल्यू पुट करो बी स्क्वायर मतलब माइनस का बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 है, इंटू सी कितना है 81 है, इक्वल टू कितना आ गया 0 निकल के आएगा, सही है। तो देखो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 81, स्क्वायर में क्या बनता है रूट बनता है, तो प्लस माइनस रूट में 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2, 9 को लिखेंगे हम लोग 3 मल्टीप्लाई 3, और 81 को लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई उतनी है, ठीक है, ऐसे ओपन कर सकते हो। तो बी आ गया प्लस माइनस, इसका पेयर बना ये बाहर, इसका पेयर बना ये बाहर, और 9 का पेयर बना 9 भी बाहर, ठीक है। तो बी कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6 9 जा 54 होता है, तो प्लस माइनस 54 इज द वैल्यू ऑफ बी। तो यहाँ पर देखो नेचर के ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो नेचर आपको पता होना चाहिए, चैप्टर 4 से रिलेटेड है टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट फाइंड आउट वेदर दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो पहले समझो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन जिनके एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो। एटलीस्ट मतलब या तो यूनिक सोल्यूशन निकल के आए, क्या निकल के आए यूनिक आए, या फिर आए मैनी सोल्यूशन, क्या आए मैनी सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन कब आती है, जब a1 अपॉन पे a2 डज नॉट इक्वल टू आए b1 अपॉन b2, तब बोलता है यूनिक सोल्यूशन है। और मैनी कब होता है, जब a1 अपॉन पे a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन पे b2, ठीक है, a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन b2, और बराबर आ जाए c1 अपॉन पे c2 के, जब ये तीनों बराबर होते हैं तो इसे बोलते हैं मैनी सोल्यूशन। इन दोनों केस में जो निकल के आता है क्या आता है, कंसिस्टेंट निकल के आता है। वरना इनकंसिस्टेंट किसमें निकल के आएगा, हमारे पास होता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसमें निकल के आता है, जब हमारे पास a1 अपॉन पे a2 डज नॉट इक्वल हो, a1 अपॉन पे a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2, तो ये होता है इनकंसिस्टेंट का केस, जिसको बोलते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पर a1 की अगर मैं बात करूं तो कितना 3 निकल के आ गया, b1 की बात करूं माइनस का 6 आ गया, ठीक है, c1 तो है नहीं 0 हो गया। अच्छा अगर मैं बात करूं a2 की तो कितना आ गया 9 आ गया। मैं बात करूं अगर b2 की
तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पर कितनी C2 की, तो आ गया माइनस का 20। अब चेक करते हैं A1 अपॉन पे A2 चेक करते हैं। A1 A2 कितना आएगा 3 अपॉन पे 9 जो कि हो गया 1 अपॉन पे 3 आ गया। अब चेक करते हैं B1 अपॉन पे B2 जो कि हो जाएगा माइनस 6 अपॉन पे 10 जो हो जाएगा 2 3 जा और 2 5 10। तो हम देख सकते हैं दोनों वैल्यू बराबर नहीं, तो A1 अपॉन पे A2 जो है बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास यूनिक सोल्यूशन, मतलब क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो ये क्या है पेयर कंसिस्टेंट निकल के आ जाएगा। तो पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है, हर चीज को समझो, हर चीज को ना कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। मैंने इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जब तक एनसीईआरटी ना हो जाए कॉपी सैंपल पेपर कोई भी पब्लिकेशन किताब मत लिया करो। क्यों? अगर आप लोग हैं तो आपको याद करना पड़ जाएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आता नहीं, बेसिक नहीं पता। तो अगर बेसिक पता होंगे बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आराम से हल कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हल्के से हल्के क्वेश्चन को भी याद करना पड़ सकता है। इसलिए सैंपल पेपर जब तक मत उठाओ जब तक एनसीईआरटी ना हो जाए, ये ही होना चाहिए, बाकी आपकी जैसी श्रद्धा। ठीक है, नेक्स्ट और मैं कह रहा हूं व्हाट इज द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या what is the condition that the pair of linear equation this and this is consistent, क्या होगा? तो पता है आपको मैंने a1 अपॉन पे, तो a अपॉन पे a does not equal to I हमारे पास कितना b अपॉन पे b, एक तो ये होना चाहिए और दूसरा क्या निकल के हमारे पास कि a अपॉन पे a, ठीक है, बराबर आए b अपॉन पे b और बराबर आए c अपॉन पे c। ये दोनों चीज हमारे पास होनी चाहिए, तब जाके हम क्या बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं। ठीक है, इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन इज दिस देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन। कह रहा है दो लाइन हमारे पास क्या दे रखी है पैरेलल दे रखी है, अगर एक लाइन की इक्वेशन ये है तो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो अब जो यहाँ पर कंडीशन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पैरेलल निकालना। अब पहले कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है a1 अपॉन पे a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन पे b2 के बराबर ना है c1 अपॉन c2। तो अपनी मर्जी से हम कोई भी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं जो इसे सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे 8x बोल देते हैं और इसे बोलते हैं 6y और इक्वल टू कर दिया मैंने से और 7 कर दो, इसे बन गया। अपना काम हो गया। देखो कैसे, आपको पता है 4 अपॉन पे 8 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। 3 b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा, लेकिन जो c1 अपॉन c2 हमारे पास है वो कितना आ जाएगा -2 निकल के आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं a1 अपॉन पे a2 जो है वो बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो आपकी मर्जी है, कोई भी ऐसी इक्वेशन आप लिख के दे सकते हो अपने हिसाब से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी 7 टाइम्स द 7 टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू द 11 टाइम्स इट्स 11 टर्म, इज इक्वल टू द 11 टाइम्स इज 11 टर्म, देन फाइंड इज 18 टर्म। 18 टर्म निकालना मतलब हमें a18 हमें फाइंड आउट करना है। a18 का मतलब होता है a प्लस में 17d की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। अच्छा, a7 का मतलब क्या होता है a प्लस में 6d, तो 7 इंटू पर आएगा a प्लस में 6d और 11 इंटू 11 टर्म का क्या हो गया a प्लस में 10d हमारे पास निकल के आ जाएगा। सिंपल है, अब मल्टीप्लाई करके ऊपर करेंगे 7a आएगा 7 6 जा 42d निकल के आएगा, बराबर में आएगा ये 11a प्लस में 110d निकल के आएगा। सही है, अब मैं सबको वहां लेके जा रहा हूँ, तो अगर 11a माइनस में 7a और प्लस में 110d माइनस में 42d इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, 11 में 7 गया 4 आता 4a और प्लस में ये आएगा आपका कितना 10 में से 2 गया 8 और 68 d इक्वल टू में 0 आ गया। 4 कौन कर लेता है कितना आएगा a प्लस में 17 d इक्वल टू में 0, यहाँ से आ गया a प्लस में 17 d कितना आ गया 0 निकल के आ गया। ठीक है, 4 वहां 0 बन गया। हमें क्या निकालना था a प्लस 17 d, ओह मजा आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 निकल के आ, तो a18 की वैल्यू कितनी आ गई 0 निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर। द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री। अब ये जो है ना रिडक्शन के बाद रिमूव हो चुका है। मुझे नहीं पता कि सीबीएसई ने ये क्यों दिया है, अगर दिया है तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये सीबीएसई ने जो 3 प्रैक्टिस सेट दिया ना 4 प्रैक्टिस सेट दिया, ये वही सैंपल पेपर है, तो उन्होंने दिया है उसमें मेंशन किया हुआ ये। तो वैसे आपको पता कैसे करते हैं इसे, यहाँ पर लिखा हुआ 10 1 डिग्री लिखा है, ठीक है, और ये आ गया 10 2 डिग्री और डॉट 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 इस तरह से हमारे पास क्या है 10 88 डिग्री है और कितना हमारे पास 10 89 डिग्री। ठीक है, इसका जो आंसर है हमेशा 1 निकल के आता, सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, और वैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसे नहीं करते, वही ठीक रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो गए। तो इस सिलेबस हमारे नहीं है, 8.3 जो है वो रिमूव हो चुका है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 12 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्शनल पॉइंट P टू द सर्कल ऑफ रेडियस R एट सेंटर O इज 60 डिग्री। कह रहा है एक पॉइंट बाहरी पॉइंट है P और यहाँ से दो टेंजेंट खींचे जा रहे हैं, एक मान लो A और एक मान लो B, ठीक है, और सेंटर दे रखा हम लोग कितना O दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बना रहे हैं आपस में ये बना रहे हैं कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP, देन हमें OP निकालना है क्या होगा, तो हम इसे जोड़ देते हैं OP को इस तरह से, है ना,
और इसको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, और आपको पता है परपेंडिकुलर होता है और रेडियस कितना आर दे रखा है। अब किसी भी ट्राइंगल के अंदर, और देखो ये पूरा 60 है तो ये हाफ हाफ होता है, आपको पता है ये पूरा 60 है तो ये कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल पे है ना एक एंगल दे रखा हो, एक साइड दे रखी हो, तो मुझे क्या निकालना है, देखो ओपी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हम निकालते हैं ओ ए पता है हमें और ओपी निकालना है, और बी अपॉन पे एच क्या होता है कॉस, और एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री। ओ ए कितना हमारे पास आर, ओपी हम लोग को निकालना है, कॉस 30 कितना होता है √3 अपॉन नी 1/2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपी निकल के आएगा 2r, कितना आएगा ओपी 2r निकल के आएगा। इन टर्म ऑफ आर हमें निकालना था, कोई वैल्यू तो दे रही है कि आर के टर्म पे आंसर निकालना, तो कितना आएगा ट्वाइस ऑफ आर निकल के आएगा। नेक्स्ट 13 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ k + 1 इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर निकल गया k प्लस में 1 बराबर में यहाँ पर sec स्क्वायर a है, देखो यहाँ पर हो गया a प्लस में b a माइनस में b, जब दो नंबर सेम ऐड होते हैं है ना और दो नंबर सेम सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वो एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, वो होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। ये हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस में साइन स्क्वायर a निकल के आएगा। अब आपको पता होगा एक और आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर a और प्लस में कॉस स्क्वायर a हमारे बराबर 1 होता है ना, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं cos स्क्वायर a कितना आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर a निकल के आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो वे करें k प्लस में 1 बराबर में आ जाएगा sec स्क्वायर पे a मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर a। अब sec और cos होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, उल्टे होते हैं, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो k प्लस में 1 इज इक्वल टू 1, तो k कितना आ जाएगा है ना 1 माइनस 1, तो k कितना आ गया 0 निकल के आ जाएगा, कितना k निकल के 0 निकल के आ जाएगा। सही है, चेक कर लो एक बार। हाँ, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल, सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अ सिलेंडर, एक हमारे पास सिलेंडर है, बना लेते हैं सिलेंडर इस तरह से है ना, सिलेंडर है, और एक कोन है, कोन भी बना लेते हैं, और कह रहा है एक हेमिस्फीयर है इस तरह से, ठीक है। कह रहा है सेम बेस, सेम बेस का रेडियस सेम है, इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है सेम हाइट, इसकी हाइट भी एच है, इसकी हाइट भी एच है, इसकी हाइट भी कितनी एच है, इसकी हाइट तो रेडियस के बराबर ही होती है तो वो भी एच ही मान लो, ये आर ही मान लो, हाइट सेम सेम है ना, ये सब क्या आपस में रेडियस के बराबर है और हाइट भी क्या सबकी सेम है, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना। इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, और इसका कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई आर का स्क्वायर इंटू पर आर कर दो, हाइट हो जाएगी है ना, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, इसका हाइट इसका हाइट इसकी हाइट आर है खत्म हो गई, और आर स्क्वायर खत्म हो गए सारे, पाई पाई तीनों में खत्म हो गए, पाई खत्म पाई खत्म पाई खत्म, क्या बचा 1, और रेशियो निकालना, सॉरी रेशियो निकालना, मैंने बराबर साइन लगा दिया 1/1/3 रेशियो 2/3 है ना। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 करो, सब में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 करो, तो 3 बन जाए कितना आ गया 3 निकल के आ गया, रेशियो 3 से 3 खत्म और 1 आ गया, रेशियो तो 2 आ जाएगा, 3:1:2 जो है आपका निकल के आएगा वॉल्यूम का रेशियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा अ स्टील वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक स्टील वायर जो है वो स्क्वायर के फॉर्म पे है इस तरह से, ठीक है। एक वायर है हमारे पास, उसके फॉर्म पे इसका एरिया दे रखा कितना हमारे पास 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान लो ये वायर की जो स्क्वायर है उसकी साइड x है ना, तो हमें पता है एरिया दे रखा है, एरिया का तो साइड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया 121, तो x कितना हो जाएगा रूट में 121, तो x कितना आ गया हमारे पास 11 निकल के आ गया सेंटीमीटर, मतलब साइड निकल गया 11। इसका आपसे पूछो बताओ इस वायर की लेंथ कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे पैरामीटर ना, अगर पूछ इसका पैरामीटर कितना होगा तो पैरामीटर निकल जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 11 तो हो गया 44 सेंटीमीटर, तो जो वायर की जो लंबाई है कितना हो गया 44 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब आगे पूछा है अगर सेम वायर जो है बेंड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सेम वायर को हम एक सर्कल के फॉर्म पे बेंड कर रहे हैं जिसका सर्कमफ्रेंस में 44 दे रखा है, तो कह रहा है उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो 44 होगा, तो सर्कमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है लेंथ, टोटल लेंथ, तो इस वायर की लेंथ कितनी है 44 है, तो आ गया 44 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा सरकमफ्रेंस, मैंने पहले ही आंसर कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑकरेंस कैन नेवर बी लेस देन 0, इज इट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई। कह रहा है अगर हम परसेंटेज में लिखे, देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है अगर बात करो नॉर्मल तो वो हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है इन टर्म ऑफ नंबर्स।
अगर परसेंटेज बात करें तो 0% से लेकर, है ना, और 100% के नीचे हो, हमारे पास ये होता है परसेंटेज में। तो उन्हें पूछा है जो प्रोबेबिलिटी होती है परसेंटेज की वो कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, तो बिल्कुल ट्रू बात है, कभी भी 0 से छोटी नहीं होती। दूसरा और में क्या कह रहा है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, इसका और पार्ट में क्या बोल रहा है, अगर मैं एक डाइस को फेंकूंगा तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 आने की, तो प्रोबेबिलिटी 6 आने की, 6 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, टोटल आउटकम 6 है, और 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 17, 18, 19 और 20 मतलब सेक्शन नंबर 2 पे, जहां पर स्टार्ट होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सेक्शन नंबर 2 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70, 20 आर केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम, 4 सब पार्ट, 5 हमारे पास होंगे, है ना, 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से कोई 4 हमें अटेंड करने होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन टोटल होंगे, 4 को उसमें 4 अटेंड करने होंगे, सारे 1 मार्क्स से होंगे। चलो पहला है 17, अंडरग्राउंड वाटर शम्प इज पॉपुलर इन इंडिया, इट इज यूजुअली it is used for large water sump storage and can be built cheaply using cement like materials. Underground water sumps are typically chosen by people who want to save space. The water in the underground sump is not affected by extreme weather condition. The underground sump maintains cool temperature in both winter and summer. तो हमारे पास क्या बोला है कि यहाँ पर पानी को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड एक संप बनाया जाता है जहाँ पर पानी को हम स्टोर कर सके, और यहाँ पर जो भी पानी स्टोर होता है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता, और ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि अपना स्पेस जो है बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बनाते हैं अंडरग्राउंड, इस तरह से हमारे पास ये चीज दे रखी है। अब इसके बेस पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्या क्या है, देखो ये जो शेप है शंख की शेप का, ये आपको पता है किस शेप का, ये बताओ, ये शेप है क्यूबॉइड के शेप का है, तो ये आपको पता होना चाहिए शेप क्या है हमारे पास। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन जो ये आपके स्क्रीन के ऊपर। A builder wants to build a sump to store water in an apartment. The volume of the rectangular sump will be modeled by the इतना, तो वॉल्यूम जो है इस तरह से ये एक्सप्लेन हो रहा है। वॉल्यूम क्या है, x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, he planned in such a way that its base dimension is, बेस की जो डायमेंशन है वो दिस हाउ मच डज ही हैव टू डिग, उसे कितना खोदना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या हो गया है, हमारे पास एक नॉर्मल पॉलिनोमियल दे दिया, उसके 2 फैक्टर दे दिए, और मैं तीसरा फैक्टर पूछ रहा है क्या होगा। ये तो लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हमसे पूछ रहा है क्या होना चाहिए। अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम दे रखा कितना हमारे पास, x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर माइनस से 4x माइनस से 4, ये वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू पर h होता है, जो कि आपको दे रखा है x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस से 4। अब लेंथ कितनी है, x प्लस में 1 दे रखा है, ब्रेथ कितनी है, x प्लस में 2 हो गया, इंटू पर हाइट बराबर कितना हो गया, x की पावर 3 प्लस में x की पावर 2 माइनस से 4x माइनस में 4 हो गया। ठीक है, अब ये कितना देगा, तो h निकल के आ जाएगा आपका x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर माइनस से 4x माइनस से 4 अपॉन पर, ठीक है, x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2, सॉल्व करेंगे आएगा कितना आएगा, x की पावर 3 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4 अपॉन पे एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइट निकल के आने वाली है, तो हमें क्या करना है, निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना हम लोग को अच्छे से आता ही है, तो अभी 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं हम। तो x की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 से, तो एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 3 आ जाए, x से करेंगे तो x की पावर 3 निकल के आएगा। अब x को माइनस प्लस 3x से करेंगे तो प्लस 3x का स्क्वायर, अब x को प्लस 2 से करेंगे तो प्लस का 2x निकल के आएगा। लाइन खींचेंगे इस तरह से, साइन चेंज माइनस माइनस खत्म हो गया, x में से गया तो आएगा माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस में 6x और माइनस 4 उतार देंगे हम लोग इस तरह से। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो आएगा माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस 2 को माइनस प्लस 3 से करके माइनस का 6x और ऐसे माइनस का 4 आ जाएगा। साइन चेंज प्लस 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 ये खत्म कितना आएगा 0। इसका मतलब जो आंसर निकल कितना आएगा वो आएगा x माइनस में 2 निकल जाएगा। चेक करो कैसा ऑप्शन है, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सम। कह रहा है अगर x की वैल्यू 4 है तो वॉल्यूम क्या होगा। देखो वॉल्यूम जो है इस फॉर्म से दिखाते हैं, क्या है vx इज इक्वल टू हमारे पास x की पावर 3 और प्लस में x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस से 4, ये वॉल्यूम है। कह रहा है x की वैल्यू 4 मीटर दे रखी है तो पुट करते हैं जहां पर x है वहां 4 पुट कर देंगे तो आएगा हमारे पास 4 की पावर 3 प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 4 माइनस में 4, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 16 माइनस में 4, ये खत्म हो गया तो 64 में से 4 गया तो कितना आएगा 60 मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर।
कह रहा है इफ x is equal to 4 and the builder wants to paint the entire inner portion including roof, रूफ को भी इंक्लूड कर रखा है, what is the total area to be painted। अगर x equal to 4 दे रखा है, इसको पेंट करना तो कितना एरिया पेंट होगा। देखो अगर बात करें क्यूबॉइड में पेंट करना तो पेंट इसने कहा रूफ को भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब 6 के 6 दीवारों को पेंट करना तो कितना एरिया लगेगा। तो आपको पता है क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल निकल के आता है ना। तो हमारे पास क्या होता है, अब देखो ध्यान से, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या निकल के आई थी हमारे पास, कहाँ गया, लेंथ है x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 2, x प्लस 1 x और बस क्या है, लेंथ क्या है x प्लस में 2 है ना, और हाइट कितनी आई थी x माइनस में 2 और ब्रेथ कितनी है x माइनस में 1 है क्या, x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। ये लेंथ x प्लस 1 है और ये x प्लस 2 है और हाइट हमें बता दी। अब अगर यहाँ करें x के लिए 4 है तो कितना आएगा, 4 प्लस 1 कितना हो गया आपका 5 हो गया, और यहाँ पर आएगा 4 प्लस में 2 कितना देगा 6 आ गया, और जाएगा 4 माइनस 2 कितना देगा 2 निकल के आएगा। तो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, हाँ मीटर हमारे पास ये सब चीज निकल के आ गई है ना इस तरह से। तो वैल्यू पुट करो बस l इंटू बी, मतलब 5 इंटू बस 6 हो गया, प्लस b इंटू पर h, तो 6 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में h इंटू l, तो 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा इस तरह से। तो आपका हो जाएगा ये 6 5 जो 30, 6 2 जो 12, 5 2 जो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अगर 2 मल्टीप्लाई बाय बताओ कितना हो गया, ये 3 4 5 आ गया ना 52, तो 52 का डबल 104 होता है मीटर का स्क्वायर। तो चेक करो ऑप्शन है, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्या पूछा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंट इज 25 पर स्क्वायर मीटर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कह रहा है अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 25 रुपए लगता है तो टोटल कॉस्ट क्या लगेगा। हम पे टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया जो अभी हमने निकाला वो कितना निकाला 104 मीटर स्क्वायर निकाला, ठीक है। तो टोटल जो कॉस्ट निकलेगा कैसे निकलेगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपए टोटल कितना होगा, तो 104 मल्टीप्लाई बाय 25 इस तरह से निकालेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 104 को 25 से, तो 5 4 जा 20 हो गया आपका, और ये 2 5 1 जा 5 निकल के आ गया, ठीक है। 4 2 जा कितना हो गया 8 और 0 2 1 जा 2 आ गया, तो आ गया आपका 0 8 2 10 5 और 1 6, 8 2 10 5 और 1 6 2600। तो ऑप्शन में है आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2600 रुपीस हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसके 5 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस सम। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, लीटर में हमें निकालना है। तो जो वॉल्यूम है हम लोग का, है ना, वॉल्यूम कितना निकल के आया था अभी, सॉरी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकालते हैं L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H करके, ठीक है। तो L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, L कितना हमारे पास, L कितना है 5 6 और 2, 5 6 और 2, ठीक है। तो 5 6 और 2 हम चेक करेंगे इस तरह से, तो 6 5 30 और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 3 6 60 और मीटर क्यूब निकल के आ गया। अब आपको क्या पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब में ना 1000 लीटर पानी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 60 मीटर क्यूब है, तो स्टोरेज इन लीटर, तो लिखेंगे यहाँ पर स्टोरेज, है ना, इन लीटर अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आएगा बस 60000 लीटर निकल के आएगा। ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा डाटा ऑफ हाइट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स वाज कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड एज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, ऑब्जर्व द मीडियन एंड द मॉडल क्लास। ओके ठीक है, हमारे पास जो है क्लास 10 के बच्चों की हाइट नापी गई है और इस तरह से डाटा बनाया गया है। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, कह रहा है मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या होगा, ठीक है। देखो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका मीडियन क्लास का अपर लिमिट निकालने के लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा टेबल के ऊपर। एक काम करते हैं, मैं जो टेबल है उस पर चेक करता हूँ, मीडियन निकालना, ये टेबल बना रखा है ना। तो हमारे पास CF निकालना पड़ेगा मीडियन क्लास के लिए। CF कैसे निकालोगे आप, 5 है तो 5 निकल के आएगा इस तरह से, और 15 और 5 कितने हो गए 20 हो गए, और 25 और 5 कितने हो गए 45 होगा ना, हाँ। और जगह कितना 45 और 30 कितना हो गया 75, और 70 और 15 कितना हो गया हमारे पास 90 हो गया, कितना हो गया 100 निकल के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जो हमें मीडियम क्लास निकलता है उसके लिए n कितना आ गया 100 निकल के आ गया, तो n/2 कितना आएगा, n/2 निकल के आ गया 100/2 जो कि आ गया 50। अब 50 से जस्ट बड़ा नंबर चेक करना CF के ऊपर, तो 50 से बड़ा नंबर कौन सा 45 है, तो ये जो आपकी क्लास होगी ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। अब क्या पूछा था, इसने पूछा था मीडियन क्लास का क्या अपर लिमिट पूछा था, तो अपर लिमिट ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, तो 160 आ गया। यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग अपर लिमिट कितना आ गया,
अपर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन हाइट। मीडियन हाइट क्या होगा? तो मीडियन का फॉर्मूला रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब आपको पता है मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन जो हमारे पास होता है वो होता है एल प्लस में एन अपॉन पे 2 माइनस में सी एफ अपॉन पे एफ मल्टीप्लाई बाय एच, ऐसे निकालता हूँ मैं मीडियन। अब वैल्यू देख लो सारी। अब हमारे पास एन अपॉन 2 तो 50 निकल के आ गया है ना। और अब देखो ये हमारे पास मिडिल क्लास है पूरी की पूरी। मिडिल क्लास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ होता है, तो एफ कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, अब मीडियन क्लास का लोअर लिमिट एल होता है, कितना आ गया? 155 आ गया। अब मीडियन क्लास के ऊपर सी एफ, एक्चुअल सी एफ की वैल्यू होती है, तो सी एफ कितना आ गया? 45 निकल के आ गया। सही है ना। अब h कितना होता है, मतलब क्लास मार्क कितने कितने गैप है, तो 5 का सारी वैल्यू निकल गई, वैल्यू पुट करनी है। तो l हो गया अपने पास 155 और प्लस में n अपॉन पे 2, n अपॉन 2 हो गया 50 माइनस में cf कितना है? 45 हो गया अपॉन पे f कितना है? f 30 हो गया मल्टीप्लाई पे h कितना है? h हमारे पास 5 है ना, 5 हो गया। तो ये हो गया 155 प्लस में 25 अपॉन पे 30 हो जाएगा 6 5 5 6 30। ठीक है, तो हो जाएगा 155 प्लस में 5 अपॉन पे 6। अब ये 5/6 कितना होता है निकालते हैं। तो पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 6 8 जा 48, कितना आया हमारा? 2 जीरो लगाया, 6 3 18, तो 0.83 अप्रॉक्स मान लो। तो 155 प्लस में 0.83 जो क्या है 155.83 निकल के आ जाएगा मीडियन हाइट, जो कि कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर, सेंटीमीटर निकल के आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ये क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो है लोअर लिमिट पूछा क्या होगा। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का मतलब होता है जो देखो पहले बात तो ना, हमारे पास मोड जो होता है उस डाटा बना रखा है इस तरह से। तो मॉडल क्लास में मोड जो होता है सबसे बड़ा एफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो सबसे बड़ी हो, कितनी हमारे पास 30 दे रखी है। ठीक है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना उसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। वो जो क्लास होती है उसे क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया हमसे? हमसे पूछा गया कि लोअर लिमिट पूछा है। लोअर लिमिट कौन सा होगा? 155 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट वैल्यू द मॉडल हाइट। मॉडल हाइट निकाली, तो मोड निकालना पड़ेगा। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो मोड इक्वल टू होता है एल प्लस में f1 माइनस में f0 अपॉन पे 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 और मल्टीप्लाई बाय h, ये होता है हमारे पास मोड की वैल्यू। ठीक है, अब f तो 30 हो गया, f0 होता है जो 30 के ऊपर वाला हो 25 हो गया, और f2 होता है हमारे पास जो f1 के नीचे होगा ना, ये f1 जो है 30, नीचे कितना हो गया? 15 हो गया हमारे पास। ठीक है, और L जो है हमारे पास लोअर लिमिट मॉडल क्लास की 155 हो गई, और H कितना गैप है हमारे पास? 5 का हो गया। सारी वैल्यू बचाई, वैल्यू पुट करनी है। तो L कितना है? 155 प्लस में F1 हो गया 30 माइनस में F0 25 हो गया अपॉन पे 2F1, F1 का डबल कितना हमारे पास? 60 हो जाएगा माइनस में F0 25 माइनस में F2 कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू 5 हो गया है ना। तो देगा 155 प्लस में 5 आएगा, 5 25 हो जाएगा अपॉन पे 60 में से 25 गए तो कितने? 35 बचेंगे, 35 है ना। 60 में से 25 गए तो कितने बचेंगे? 35 बचेंगे, और 35 में से 15 गए, 35 अपना 20 बचेंगे ना। हाँ, तो 20 में निकल गया। अब 5 5 जा 25, 5 हो जा 20, तो हो गया कितना? 155 प्लस में 5 अपॉन पे 4, और डिवाइड कर दो से, तो 4 1 जा 4, माइनस से कितना आया? 0, सॉरी 1 आया, पॉइंट लगाया 0 है ना। 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 1.25 आ गया है ना। तो हो जाएगा 155 प्लस में 1.25 जो कि हो जाएगा आपका 156.25। ये 5 है, गलती क्यों हुई है? 156.25, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा वो चेक करते हैं। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीन हाइट। हमें मीन हाइट निकालनी पड़ेगी, मतलब वास्तव में यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन निकालने में क्या फॉर्मूला होता है? जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को दिखाते हैं एक्स के ऊपर बाहर से, वो होता है सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई है ना अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई है ना, एफ आई एक्स आई का टोटल डिवाइड बाय एफ आई का टोटल। ठीक है, तो एक्स कैसे निकालते हैं? एक्स आई जो निकालते हैं वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 145 प्लस में 140 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। बाकी आपको इस्तेमाल नहीं करना इसका। 140 और प्लस में 145 और डिवाइड बाय 2 आ गया आपका 142.5, 142.5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे 145 प्लस में 150 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 147, तो 147.5 आ गया। तीसरा निकाल लो, 150 और प्लस में 155 डिवाइड बाय 2, तो आ गया 152.5, तो 152.5 फिर खुद लिख सकते हो, 157.5 है ना, फिर 162.5
और 167.5, कोई भी दो निकालो फिर लगातार आप लिख सकते हो उसे। अब हम निकालते हैं एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, तो 142.5 को 5 से करेंगे, 142.5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 5 से, ये आ गया 712.5, 712.5 निकल के आ जाएगा, एक मिनट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है दूसरा, 147 और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आ गया 2212 निकल के आ गया। अब ऐसे हमारे पास क्या है 152.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आ गया कितना 3812.5, है ना। अब 30 को 157.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो आ गया 4725.0। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है 162.5, 162.5, ये 0.15, ये लास्ट में बड़ा ही मतलब ना वो दे दिया उन्होंने, लेंदी क्वेश्चन दे दिया, अब ये 4-5 मार्क्स में आना चाहिए था। 37.5 ये ऐसे आएगा नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो 167 और 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1675, कितना आएगा 1675 निकल के आएगा। अब सबको ऐड करो बैठ के, कितना आएगा 2437.5, है ना। फिर प्लस में 4725, फिर प्लस में 3812.5, फिर प्लस में 2212.5, ठीक है। फिर प्लस में 712.5, ये आ गया आपका टोटल एफ एक्स आई का 15575 निकल के आ गया। और एफ आई का टोटल कितना हमारे पास, ये कर लेते हैं फटाफट से, 15 5 कितने हो गए आपके 20 और ये हो गया 50 और ये कितने हो गए आपके 40, 100 हो गए टोटल, तो ये हो गया 100/100, तो क्या आ गया 155 पॉइंट, ये क्या आ गया 155.75 अप्रॉक्स निकल के आ गया, जो कि इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इज अ मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट स्टेडियम ऑफ दिल्ली। इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ सीट 60,000 people. The stadium is conducting the annual sport competition soon. The curator of the stadium is asked to figure out the dimension for carving out some area allotted for a hockey court and a shooting range as shown in figure इतना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को पता ही होगा कि मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहाँ पर जो कि बहुत पॉपुलर है दिल्ली के अंदर। वहाँ पर 60,000 लोगों की सीटें हैं, है ना, और वहाँ पर जो है स्टेडियम में एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है। तो यहाँ पर क्यूरेटर जो है वो स्टेडियम पे बोलता है कि कार्विंग आउट निकाल, हमारे पास जो एरिया हॉकी कोर्ट के लिए और शूटिंग रेंज के लिए जो हमें एरिया वहां से निकालना है, उसका एरिया बनाना है, ठीक है। द शेप ऑफ द हॉकी कोर्ट एंड शूटिंग रेंज आर स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ये शूटिंग रेंज का ट्राइंगल है, हॉकी कोर्ट का जो है स्क्वायर शेप में है। बोथ द कोर्ट हैव द सेम कॉमन एज दैट टच द सेंटर ऑफ द स्टेडियम, इनका जो एज है सेंटर में टच कर रहा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द शूटिंग रेंज इज सच द एंगल एट द सेंटर 90, इस तरह से कंस्ट्रक्शन जो एंगल बन रहा है बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है शूटिंग रेंज पे। द रेडियस ऑफ स्टेडियम, और जो स्टेडियम का जो रेडियस है, मतलब ओ से लेकर ए तक 180 मीटर हमारे पास रेडियस दे रखा है, 180 मीटर, ये सब रेडियस कितना दे रखा है 180 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए, क्या है वो ये आपके स्क्रीन के ऊपर। यार व्हाट इज द एरिया अलॉटेड टू शूटिंग रेंज, शूटिंग रेंज हमारे पास जो एरिया कितना अलॉट होगा, तो शूटिंग रेंज, हमारा शूटिंग रेंज है, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे सी, इसे मान लो पी, इसे मान लो क्यू, इसे मान लो आर, ठीक है। तो शूटिंग रेंज हमारा एरिया में निकालना। अब जो ट्राइंगल है कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल मुझे ये एरिया निकालना है, कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, ठीक है, ऑफ एरिया अलॉटेड टू शूटिंग रेंज, ये हो जाएगा इरेजर, लिखिए यहाँ पर एरिया अलॉटेड टू शूटिंग रेंज, कितना आएगा एरिया, वो आएगा हाफ इंटू बेस इंटू पर हाइट, मतलब बेस कितना 180, हाइट भी कितना 180 निकल के आएगा। तो कितना 2 से 90, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 180, तो आएगा कितना 0 0 तो अलग कर लो, है ना। अब 8 9 72, 9 एकम 9 और 7 16, 16200 मीटर स्क्वायर इज द शूटिंग रेंज एरिया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिंपल है, ठीक है। सेकंड कह रहा है व्हाट इज द एरिया अलॉटेड टू हॉकी कोर्ट, तो हॉकी कोर्ट के लिए क्या एरिया अलॉट होगा, तो आप कैसे मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ना,
तो इसका हमें एरिया निकालना होगा कितना होगा। अब ये क्या स्क्वायर है, अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड का स्क्वायर मतलब हमें साइड चाहिए और साइड हमें पता नहीं है, और हमें क्या पता, सिर्फ रेडियस पता है, तो ये पी आर भी तो रेडियस ही है। ठीक है, इसे मानते हैं एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा, तो हमें साइड तो निकालनी पड़ेगी ना, और ये दे रखा है 180 मीटर, तो क्या बना, देखो ये ट्रायंगल इस तरह से बना, ये हमारे पास दे रखा है इस तरह से, ये हमारे पास दे रखा है 180 और दे रखा है एक्स और दे रखा है एक्स। अब हमें पता है ये क्या है, पी है, ये एस है, ये आर है। अब यहाँ पर पाथोस लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, तो हम बोलेंगे 180 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर निकल के आएगा, है ना। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल टू आएगा 2x का स्क्वायर, हम बोल सकते हैं x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, एक कट जाएगा 90, 90 मल्टीप्लाई बाय 180, है ना, तो x इक्वल टू निकल के आएगा रूट में 90, 180 लिखते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बाहर हो गया, तो x कितना आ गया 90 रूट 2 निकल के आ गया मीटर में x की वैल्यू, साइड निकल के आ गई, तो एरिया कितना होगा, एरिया और एरिया अलॉटेड टू हॉकी कोर्ट, एरिया अलॉटेड टू हॉकी कोर्ट कितना आएगा, एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 90 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 90 रूट 2, 90 90 कितना हो गया 8100 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 002 1 2 8 2 16 16200 मीटर्स का, दोनों का एरिया सेम सेम, ओके 1620, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये भी 16200, ये भी 16200। तीसरा क्या पूछा ये देखते हैं, अब कह रहा है इफ द टीम ऑफ द क्यूरेटर मैनेजिंग द स्टेडियम लाइक टू स्पोर्ट हाउ मच एरिया इज अवेलेबल, तो स्पोर्ट्स के लिए अब कितना एरिया बचेगा, ठीक है, इसका एरिया कितना आया 16200 निकल के आया, इसका एरिया 16200 निकल के आया, है ना। अब कितना एरिया बचेगा, मतलब ये रिमेनिंग जो एरिया है ना वो हमें निकालना है, कितना बचेगा, तो कैसे निकालेंगे, सर्कल में से हम लोग ये जो दो एरिया है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया अवेलेबल, एरिया अवेलेबल, एरिया अवेलेबल इक्वल कितना आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, और प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर, वो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये इनका एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है, माइनस में ये हो गया 16200 और इसका कितना आया था, प्लस में 16200 निकल के आया था इस तरह से। अब पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 होगी इनटू पर आर का स्क्वायर, ठीक है। अब रेडियस कितना 180 है, तो 180 इंटू पर 180 हो जाएगा, अब माइनस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32400 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। If the team of the curator managing stadium like to sport how much area is available to them, ठीक है। अब आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है, उसके माइनस में 32400, तो हमारे पास कितना एरिया निकल के आया 69336 मीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है ये एरिया। यहाँ पर जो अपना पाई की जो वैल्यू है वो यूज करना 3.14, ये दे रखा था मैं यहाँ लिखना भूल गया, पाई का यूज करना 3.14, ये कितना आएगा 69336 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या पूछा फोर्थ ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है इफ द बाउंड्री ऑफ द हॉकी कोर्ट एंड शूटिंग रेंज आर टू बी फेंस्ड देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द फेंस, कह रहा है अगर हमें फेंस करना है, बाउंड्री लगानी है इस पूरे में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी बाउंड्री लगानी है, पूरी बाउंड्री लगानी है, तो कितना हमारे पास फेंस करना पड़ेगा, मीटर में निकालना है, मतलब इसका पैरामीटर निकालना है और इसका पैरामीटर निकाल दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा रिक्वायर्ड लेंथ हम लिखेंगे यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल टू कितना निकल के आएगा, वो आएगा पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल और प्लस में पैरामीटर ऑफ क्या स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल देखो हमारे पास ये 180 है, ये भी 180 है, ये पता होना चाहिए, ये पाथोस लगाएंगे तो कितना निकल के आएगा, तो ये निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो आपको होता है एच स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 180 का स्क्वायर प्लस में 180 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक काम करो ना 180 का स्क्वायर कॉमन कर लो, तो कितना बचेगा 1 + 1 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू हो जाएगा अपना 180√2 निकल के आएगा, ठीक है। कितना आएगा ये 180√2, 180√2, तो पैरामीटर क्या होता है तीनों का सम, तो 180√2 प्लस में 180 प्लस में 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, ये आपका काफी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, केस स्टडीज ना काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मजा आ रहा करने में भी। अब पैरामीटर स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू बस साइड, साइड कितनी निकालती है हमने, साइड निकालती 90√2 निकाली थी, तो आएगा 90√2 निकल के आएगा इस तरह से, तो हो जाएगा आपका 180 360, तो 360 प्लस में 180√2 और प्लस में 6 936, 360√2 निकल के आ गया, है ना, तो हो जाएगा 360 और प्लस में 180 और 360, 180√2 180 और 360 कितने होते हैं 180 180 कहाँ गए 180 प्लस में 360 540 हो गए,
540 √2 हो गया। एक काम करो 180 काउंट कर लेते हैं, तो कितना बचा, 180 दूनी प्लस में 183 3 √2 इस तरह से निकलेगा ना। अच्छा चलो ठीक है, ये मीटर में निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखो 180 2 + 3 √2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फैंसी का मतलब होता है बाउंड्री, मतलब पैरामीटर बोलता है, तो ये हमारे से निकाल सकते हैं। लास्ट क्या पूछा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 6 पर मीटर, तो कॉस्ट क्या होगा। अब आपको पता है कि कितना वो निकल के आया, हमें पता टोटल कितना निकल के आया है, टोटल जो बाउंड्री निकल के आया हमारे पास, ठीक है, या टोटल कितना लेंथ जो फेंस होना है वो कितना होना है 180 और क्या था 2 + 3 √2, 2 प्लस में 3 √2 ये था। अब ये मीटर में था, अब 1 मीटर का कितना 6 रुपए कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट निकलेगा, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा 6 × 180 और 2 प्लस में 3 √2 निकल के आ जाएगा और रुपीस में आंसर आएगा, है ना। तो 0 6 8 जा 48 और 6 कम 6 6 10, तो 2 प्लस में 3 √2 जो कि कौन सा है ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन फिफ्थ इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, सेम सेम है क्या दोनों, अच्छा नहीं है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 20 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा कार्ड्स ऑन विच नंबर्स 1 2 3 100 तक आर रिटर्न, वन कार्ड वन नंबर ऑन वन कार्ड एंड नो नंबर रिपीटेड। तो हमारे पास 100 कार्ड है और 100 के ऊपर 1 2 3 करके हमने डब्बे के अंदर डाल दिया है, ठीक है, किसके अंदर डाला, बैक के अंदर डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। कुछ क्वेश्चन पूछे क्या है वो सुनो, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टेकन आउट हैज एन ऑड नंबर, कितने कार्ड ऑड होंगे, अगर 100 टोटल कार्ड होंगे तो उसमें 50 तो हमारे पास ऑड होंगे, 50 के होंगे इवन होंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे पास ऑड नंबर आने की, तो ऑड कितने हैं 50, टोटल कितने होंगे 100 हो गए, तो कितना निकल के आएगा हमारे पास ये खत्म, तो 5/10 कितना देगा 0.5 निकल के आ जाएगा, इस क्योंकि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन आउट हैज 2 डिजिट नंबर। अब देखो ध्यान से 1 1 2 3 ऐसे करते हैं 100 टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास, कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर वाले हमें निकालने हैं, 2 नंबर ऑड नंबर। What is the probability that the card taken out has a 2 digit odd number, 2 डिजिट का odd number हो, तो 2 डिजिट स्टार्ट होता है 10 से, कहां से होता है 10 से शुरू होता है, 10 11 इस तरह 2 से शुरू होता है, कहां तक खत्म होता है 99 तक खत्म होता है, ठीक है। अब इसने बोला ऑड नंबर की बतानी है, तो कितने होंगे पहले गिनने पड़ेंगे हमें, तो ये 11 है ना और 13, ठीक है, और 15 डॉट 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 99 तक, ये सारे हमारे पास एक तरह क्या बन गई, एपी तैयार हो गई आपकी, क्या तैयार हो गई आपकी, एपी तैयार हो गई। अब हमें क्या निकालना है, कितने नंबर एन हमें निकालना है, ठीक है, तो ए एन कितना हो गया 99 हो गया, और ए कितना हो गया 11 हो गया, डी कितना हो गया 2 हो गया, एन हमें नहीं पता है ना, यहाँ पर एपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लंबा हो जाएगा। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू पर डी हो गया, तो 99 माइनस में 11 अपॉन पे 2 बराबर में एन माइनस 1 हो गया, तो देखा 88 अपॉन पे 2 प्लस में 1 इक्वल टू एन हो गया, तो कितना हो गया, हाँ 44 प्लस 1 इक्वल टू एन हो गया, एन कितना आ गया 45 निकल के आ गया, तो टोटल 45 हो गया, ठीक है, टोटल कितना हो गया 45 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डिजिट ऑड नंबर की, 2 डिजिट ऑड नंबर की, तो कितने ऐसे 45 है अपॉन पे टोटल कितने होंगे 100, तो 0.45, अरे इसको इसी तरह से कर सकते हैं यार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बिना एपी के भी काम चल जाता है, तो देखो कैसे, अब टोटल 50 ऑड है 50 इवन है, सही है, अब 50 ऑड में 2 डिजिट वाले पूछे, अब 50 ऑड में 1 3 5 7 और 9, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए आपके सिंगल डिजिट के, तो कितने हैं जोड़ डिजिट वाले 50 में से 5 गया 45, तो ऐसे भी आ जाता है, ये वहां फिर बता दे, पर कोई नहीं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन टेकन आउट एज एन ऑड नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 11, तो कैसे कैसे पूछना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टेकन out as an odd number which is multiple of 11, 11 का मल्टीपल हो, देखो अब एक काम करते हैं, 100 में हमारे पास जो टोटल नंबर 100 कितना 11 का मल्टीपल, तो 11 का लिखो, 11 फिर आएगा 22 फिर 33 44 55 66 77 88 और 99 ये होंगे, कह रहा है ऑड नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 11, कौन कौन से होंगे, ये ऑड नंबर है 2 और 3 और 4 और 5, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो भी रिक्वायर्ड है थर्ड क्वेश्चन की, वो कितना 5 अपॉन कितना है 100 हमारे पास है, तो कितना 0.05 निकल के आता है, क्योंकि ऑप्शन में इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टेकन आउट हैज एन ऑड नंबर व्हिच इज नॉट लेस देन 7, जो कि 70 लेस देन 7 70 से कम ना हो, 70 से ऊपर के ऑड नंबर्स की बतानी है, तो 71 है ना, नॉट 70 से ऊपर के, तो बचे 30 30 से 15, तो 15 अपॉन पे 100,
समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालने दैट द कार्ड टेकन आउट हैज एन ऑड नंबर होने चाहिए और विच इज नॉट लेस देन 70। 70 छोटे नहीं होने चाहिए, 70 से ऊपर वाले ऑड नंबर, ठीक है। और 70 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 30 नंबर होते हैं, और 30 में 15 ऑड होंगे और 15 इवन होंगे हमारे पास। तो 15 और हमारे पास है, और टोटल कितने 100 हैं, कितना आ जाएगा 0.15, जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 5 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड टेकन आउट हैज एन ऑड नंबर व्हिच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 11। ऑड नंबर हो लेकिन 11 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। तो देखो हमारे टोटल कितने 50 ऑड नंबर है, टोटल कितने ऑड नंबर है 50 ऑड नंबर। अब उसमें से 11 का मल्टीपल हमें हटा देना है ना, विच इज नॉट मल्टीपल 11। अब 11 कितने मल्टीपल है ऑड में, 11 के जो मल्टीपल हमने अभी निकालते वो हमारे पास क्या 1 2 3 4 5, उसके ऑड मल्टीपल से माइनस करने पड़ेंगे। तो माइनस से 5 कितना 45 निकल के आ गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, फिफ्थ की, तो आएगा 45, टोटल कितने 100, तो कितना आएगा 0.45 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में कौन सा है, डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो चारों केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम थे काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट बी में, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो पार्ट बी हमारे पास 21 से 26 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहने वाले हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो 21 कह रहा है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब एक सर्कल है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और वहां पे 2 टेंजेंट है हमारे पास, और दोनों टेंजेंट जो इंक्लाइंड है वो है 60 डिग्री पर। कहने वाला क्या है, कुछ इस तरह बना, जो हमारे पास सर्कल है ना, और ये हो गया और ये टेंजेंट हो गया। तो ये जो है ना एंगल कितना हो 60 डिग्री का हो, ये हम लोग को बनाना। तो ये 11.2 से आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी है, आप जाके, मैंने 11.1 और 11.2 दोनों कंप्लीट करके डाला हुआ है एनसीईआरटी से, और अपने हाथ से कराया हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी नहीं करा रहा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको आता भी हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से यही क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है, तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और अगर आपको दिक्कत होती है कंस्ट्रक्शन में एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं वो जो हाथ वाले जो तरीके है ना उससे मैं आपकी अलग से वीडियो बना दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 22 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है इनका रेडियस जो है वो अलग अलग हो लेकिन सेंटर सेम हो, ठीक है, सेंटर कॉमन हो दोनों का। अब कह रहा है अलग अलग क्या रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। कह रहा है बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है उसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखो इसको कुछ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर मैंने क्या खींचा परपेंडिकुलर, इससे ज्वाइन करा 90 एंगल बना, और ये हमने ज्वाइन कर दिया इस तरह से। अभी बड़े वाले का रेडियस है 5 दे रखा है, ये मान लो ओ, ये मान लिया ए बी सी मान लो, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, छोटा वाला रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर 2 साइड दे रखी है, तीसरे में निकालना है, और आपको पता है कि परपेंडिकुलर दोनों को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हमारे पास एसी का मेरे को निकालना है तो ए बी का डबल करना पड़ेगा, तो ए बी मेरे को निकल जाए, काम मेरा हो गया। अब ए बी निकालना है तो इन ट्राइंगल ओ ए बी पे पाइथागोरस लगाएंगे, तो ओ ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर के बराबर होगा। तो आएगा 5 का स्क्वायर बराबर में ओ बी कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर, और प्लस में ए बी कितना हमारे पास निकालना है ये। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इक्वल टू हो गया ए बी का स्क्वायर। तो देखा 16 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, और ये ए बी कितना आ गया 4 निकल के आ जाएगा। अगर ए बी 4 आ गया, 4 का डबल करेंगे तो 2 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा लेंथ ऑफ द कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है इन टर्म ऑफ सेक ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनिए, ठीक है। तो आपको पहले तीनों एंटी लिख दो, यहाँ पर क्या क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक काम करते हैं, ए के इसमें लिखते हैं ना, क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, सारे लिख दो पहले मैं। और कॉसेक स्क्वायर ए होता है हमारे पास 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, है ना। और हमारे पास एक सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर, ये तीनों आइडेंटिटी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है पता। अब सेक ए के टर्म पे निकालना, तो सबसे पहला बताओ कौन सा होता है सेक ए के टर्म पे है, कॉस होता है। तो आपको पता है कॉस क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन पे सेक ए। तो कॉस का आंसर आ गया इन टर्म ऑफ सेक ए। अब ये देखो कॉस किससे लिंक्ड है, कॉस लिंक्ड है साइन से, इसका मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर में होता है क्या 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है ना। तो हो जाएगा 1 माइनस से 1 अपॉन पे सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे 1 आएगा इस तरह से, ऐसे में कितना आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस से 1 अपॉन पे सेक स्क्वायर ए, निकल के आया क्या साइन स्क्वायर ए की वैल्यू में साइन ही चाहिए, तो साइन स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा, तो रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 7 और ये स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा सेक ए बन जाएगा। तो ये आ गया आपका किसकी साइन ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक,
तो कॉसेक जो हो गया यहाँ पर कॉसेक इसका उल्टा कर देंगे, तो सेक ए ऊपर चला गया, अपॉन पे नीचे आ गया रूट में कितना सेक स्क्वायर ए माइनस वन निकल के आया क्या, कॉसेक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आपको पता है क्या कि साइन ए अपॉन पे अगर मैं कॉस ए करूं तो ये बन जाता है क्या, टेन ए बन जाता है। तो साइन ए कितना हमारे पास, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन पे कॉस ए कितना है, वन अपॉन पे सेक ए कितना है, अरे तो ओहो ये तो कुछ करिए इतनी, एक मिनट रुक जाओ, ये तो बना बनाया है, नहीं रहे इसकी, टेन तो बड़ा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देखो आपको क्या पता है ये रिलेशन है, तो हमें पता है कि टेन स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर निकलता है इन टर्म ऑफ सेक, दे रखा ऑलरेडी सेक स्क्वायर ए माइनस वन होता है ना, तो टेन ए की वैल्यू निकाल लो, टेन हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, आता वैसे भी ऐसे यही आता, लेकिन ये तो काफी इजी था। अब ये टेन निकल के आ गया, अब कॉट इसका उल्टा होता है, इसे कुछ नहीं वन मान लो इसके, तो कॉट हो जाएगा वन अपॉन पे रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, कुछ छूट गया क्या, सारे आ गए, हाँ सारे के सारे निकल गए। तो ये ऐसा ही करते हैं इन टर्म ऑफ सेक। इसके और में भी दे रखा है वो देख लेते हैं, ये आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इवेल्युएट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1 अपॉन पे 2 होती है, tan 45 आपका 1 होता है माइनस में cos 60, cos sin 60 होता है हमारे रूट 3 अपॉन 2, अगर 2 अपॉन पे रूट 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अपॉन पे पूछने वाला लगा देंगे यहाँ पर sec 30 cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है अपने पास, cos 30 होता है रूट 3 अपॉन 2, 2 अपॉन पे रूट 3 निकल के आ जाएगा, और प्लस में cos 60 होता है अपने पास 1 अपॉन पे 2, और cot 45 कितना 1 होता है, इसमें पूछने वाला लगा देंगे। अब ऐसे सॉल्व करेंगे इसे, ऐसे कितना आएगा, वो आएगा 2 रूट 3 आएगा। सही है, तो यहाँ पर 2 है रूट 3 नहीं है तो रूट 3 आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2 रूट 3 आएगा, माइनस में 2 2 कितना हो गया 4 निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा अपॉन पे सेम एलसीएम कितना है, यहाँ पर भी सेम एलसीएम आएगा 2 रूट 3, यहाँ पर रूट 3 2 नहीं है, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस में यहाँ पर कितना आएगा रूट 3 निकल के आएगा, और प्लस में कितना आएगा 2 रूट 3 निकल के आएगा, इस तरह से। ठीक है, अब इससे खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 3 रूट 3 माइनस में 4, और अपॉन में कितना आ जाएगा, सारे प्लस है ना, और ये आपका 3 रूट 3 प्लस में 4 निकल के जाएगा, इस तरह से। अब नीचे डिनोमीटर में हमारे पास रूट है तो रेशनलाइज करेंगे, 3 रूट 3 साइन चेंज करेंगे अपॉन 4 अपॉन पे 3 रूट 3 माइनस 4 इस तरह से लिख देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन पे a प्लस बी a माइनस बी, तो एक करेंगे a का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में कर देंगे b का स्क्वायर। अब ये लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, अपॉन पे 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 27 माइनस 416। ठीक है, तो जाएगा 27 प्लस में 16 माइनस में देखो बारह बार 2 3 6 6 24, तो 24 रूट 3 अपॉन पे 27 में से ये गया कितना 11, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो जाएगा 50 6 बार 13 2 3 4 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन पे ये निकल के आ जाएगा 13। ठीक है, समझ में नहीं आया, तो ये आपका क्या 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11 निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था और ज्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 24, कह रहा है प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर, ध्यान सुनना, इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो ये ऐसे जितने भी क्वेश्चन होता है सब प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। क्या बोलता है वो, हमें मानना है लेट 5 माइनस में 3 अपॉन पे 7 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, क्या हो गया, इज अ रेशनल नंबर। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें गिवन दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, ये पता होता है कि रूट 3 इरेशनल है, गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ना पता तो मान के चलना कि रूट 3 इरेशनल गिवन है क्वेश्चन में, तो रेशनल है, इसको मैंने रेशनल मान लिया। अगर ये रेशनल मतलब पी से पी अपॉन क्यू फॉर्म लिख सकते हैं, तो 5 माइनस में 3 अपॉन पे 7 रूट से अगर रेशनल है तो उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या है, को प्राइम है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, इसको हमारे करते हैं यहाँ करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस में पी अपॉन पे क्यू बराबर में आ गया 3 अपॉन पे 7 रूट पे 3 हो जाएगा, ये जगह 5 क्यू माइनस में पी अपॉन पे क्यू बराबर में आ गया 3 अपॉन पे 7 रूट में 3 हो गया। ठीक है, और लिख सकते हैं इसे कि 3 अपॉन पे 7 रूट में 3 बराबर में आ गया 5 क्यू माइनस में पी अपॉन पे क्यू। ठीक है, अब एक काम करते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन पे रूट 3 बराबर में जाएगा 7 है मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 3 क्यू माइनस में पी
और 3 नीचे आ जाएगा, कितना जाएगा 3q हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे कितना जाएगा, ये √3 बन जाएगा 3q अपॉन पे 21q माइनस में 7p, ये निकल के आ गया। अब ये देखो ध्यान से, जो राइट हैंड साइड है ना, वहां पर क्या है q और p है, यहाँ पर p अपन q के फॉर्म पे होता है, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये बन गया रेशनल, ये क्या है रेशनल हो गया, ये रेशनल, इसका मतलब √3 क्या हो गया रेशनल हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, √3 क्या है इरेशनल है, तो इसका मतलब बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, दिस हैज बीन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और ये जो पूरा जो डाटा है वो क्या है हमारे पास दे रखा है इरेशनल नंबर ही होगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहां पर इसको अकेला छोड़ दो, और एक क्वेश्चन गिवन चाहे दे रखा हो ना दे रखा हो, मान के चलना कि ये गिवन होता है, और फिर उसको कंट्राडिक्शन दिखा दो कि ये तो गलत हो गया, तो इरेशनल है तो रेशनल प्रूफ कर दिया, तो वहां से ऐसे क्वेश्चन प्रूफ हो जाएंगे। इसके और पार्ट में क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their step measure 40, 42, 45. At what minimum distance each should walk so that each can cover the same distance complete step. अगर आप लगातार सारे वीडियोस को फॉलो करो तो सारे क्वेश्चन परेशान निकाल के देखते पहचान दोगे। क्या निकालना है इसमें क्या निकालना है, एलसीएम हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकाल के कमेंट बॉक्स में अभी बताओ कि कितना इसका आंसर मिनिमम, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, अभी निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ, और सारे बताएंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 25। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम जो है 145 है। तो हमें नहीं कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, तो मतलब 3 का लगातार क्या 4 है, 4 के लगातार क्या 5 है, 5 के लगातार क्या 6 है, तो ऐसे x के लगातार क्या होगा x+1 है। तो मान लेते हैं लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव जो इंटीजर्स हमारे पास हैं, इंटीजर्स आर हमारे पास मान लिया मैंने x एंड x+1, कह रहे हैं इनका स्क्वायर का सम, तो इसका स्क्वायर किया प्लस में इसका स्क्वायर किया, दोनों का सम कितना रखा है 145। तो देखा x स्क्वायर यहाँ पर लग गया a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू हो गया 145। तो कितना देगा आपका ये 2x का स्क्वायर और प्लस में 2x और माइनस 144 इक्वल टू 0 देगा। 2 कॉमन कर लो, x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 7 2 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 72 इक्वल टू 0, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब दो वैल्यू बतानी है, उसको मल्टीप्लाई करने माइनस 72 आए, वैसे कितना आना चाहिए बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखा 9 माइनस में 8 और 9 मल्टीप्लाई माइनस का 8, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 9x माइनस में 8x माइनस 72 इक्वल कितना 0 हो जाएगा। एक्स कौन करेंगे कितना आएगा x प्लस में 9 माइनस का 8 कौन करेंगे आएगा x प्लस में 9 बराबर कितना 0। अब ये जाएगा x प्लस में 9 एक तरफ और ये आएगा x माइनस में 8 एक तरफ इक्वल कितना 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोला था पॉजिटिव इंटीजर, तो नहीं ये वाली वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, तो x के लिए कितनी आ जाएगी 8 निकल के आ जाएगा। अगर x 8 है तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा x+1, तो x+1 मतलब देगा 8 प्लस में 1 इक्वल कितना देगा 9 निकल गया। तो 8 and 9 आर द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of the square is 145। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है शो दैट द पॉइंट दिस आर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। हमें दिखा रहा है कि ये पॉइंट क्या फॉर्म कर रहे हैं, पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। अब ये है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे AB का, AB का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, ठीक है, प्लस में 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ का आपका 0 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 कितना आ गया 3 निकल के आ गया, 3 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। दूसरा का निकाला AB निकाल लिया, निकालता है BC निकालते हैं अगेन वही, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस में 3 का होल स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा 1 में से 0 गया तो 1 ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 में से 3 1 तो क्या आ रूट में 2 आ गया, रूट 2 यूनिट निकल के आ जाएगा। दूसरा बस क्या होगा CD निकालेंगे, तो CD कितना निकल के आ जाएगा, CD हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो जगह 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 कितना निकल के आ गया 3 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब कौन सा निकालते हैं हम लास्ट में AD और निकाल लेते हैं, AD निकालो फटाफट से A और D, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना 2 निकल के आ गया, तो ये √2 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या साथ में डायगोनल भी चेक करना है। देखो जब देखो हम साफ साफ पता चल गया, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, कोई लेटर की ABCD है ना, तो अपोजिट साइड जो इक्वल है ना वो पैरेललोग्राम के अंदर भी होता है और रेक्टेंगल के अंदर भी होता है, लेकिन ये पैरेललोग्राम ही हो ये मैं चेक करना है। अगर इसके डायगोनल्स बराबर आते हैं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन अगर डायगोनल बराबर नहीं आते तो पैरेललोग्राम ही रह जाएगा। डायगोनल चेक करते हैं AC निकाल लेते हैं हम लोग, तो AC निकालते कितना आएगा A और C बता फटाफट से, तो आएगा हमारे पास 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा रूट में 17 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या BD निकालना पड़ेगा, तो B और D और चेक कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। BD
1 माइनस में 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो जब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 1 में 3 गया तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर 4, तो अगर √5 यूनिट। तो आपको ये दिख रहा है साफ साफ कि ए बी किसके बराबर आ गया, सी डी के, और बी सी किसके बराबर हमारे पास ए डी के दे रखा है ना। जब ये कंडीशन होती है, बाकी तो इक्वल है नहीं डायगोनल्स, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेललोग्राम की होती है, हेंस एबीसीडी इज अ। चलते नेक्स्ट 27 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 27 से 33 तक जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास क्या होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। तो क्वेश्चन 27 कह रहा है, बुक्स डीलिंग विद क्लीनलीनेस हैज टू बी स्टैक्ड अप इन सच अ वे दैट all books are stored topic wise and the height of a stack is the same. height of the stack is the same. stack का मतलब है किताबें रखते हैं ना एक एक करके, उसे stack बोलते हैं। the number of books on cleanliness of nail, cleanliness of nail के ऊपर 96 किताबें हैं, और the number of books on cleanliness of face के ऊपर 240 किताबें हैं, और cleanliness of hand को लेकर 336 किताबें हैं। assuming that the books are of the same thickness डिटरमाइन द नंबर ऑफ बुक इन एच स्टैक, कितने। अब देखो ध्यान से, इसमें बोला क्वेश्चन को ध्यान समझो। कह रहा है हमारे पास यहाँ पर ना 96 जो है ना बुक है वो क्लीननेस ऑफ नेल्स के ऊपर है, 96 किताबें रखी हुई हैं, फैली हुई हैं अभी, ठीक है। और 240 किताबें हमारे पास क्लीननेस ऑफ फेस के ऊपर, और 336 किताबें है क्लीननेस ऑफ हैंड्स के ऊपर। अब क्या बोला, इसको इकट्ठे करके रखना है, और कैसे रखना है, मतलब टॉपिक वाइज और बुक वाइज रखना है। टॉपिक वाइज रखना है और हाइट सेम होनी चाहिए, मतलब क्लीननेस के अलग रखने हैं, है ना, और हम अपने पास फेस, क्लीननेस ऑफ फेस के अलग रखने हैं और क्लीननेस ऑफ हैंड्स के अलग रखने हैं। तीनों किताबें में रखनी है, स्टैक बना के रखने हैं। और कैसे रख रहे हैं कि उन सबकी हाइट सेम हो। अब देखो भले 96 किताबें हैं, भले अगर मैं इसमें 2 पार्ट्स में रखूं, एक पार्ट 2 पार्ट्स में रखूं, और 240 किताबें हैं, तो उसको मैं कितने पार्ट्स में रखूं, लेकिन सबकी हाइट जो है ना वो सेम होनी चाहिए। और यहाँ पर बोला तो बताओ कैसे कैसे नंबर ऑफ बुक्स, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, तो बता रहा है ये हर स्टैक में कितनी किताबें होंगी वो बताइए। अब ध्यान सुनेंगे हम इसे करने कैसे वाले। देखो ध्यान से, हमने देखो टोटल 96 किताबें हैं, है ना, और यहाँ पर टोटल 240 किताबें हैं, और यहाँ पर टोटल जो है 336 किताबें हैं। अब मेरे को सबको ना बराबर बराबर रखना है, इसका जाहिर सी बात है यार, 336 है, एक ही बार तो रख नहीं सकते, इक्वल हाइट होनी चाहिए, तो तोड़ के रखना पड़ेगा उसे डबल या ट्रिपल करके, है ना। हाइट सेम होनी चाहिए, जो चीज सेम होनी चाहिए ना उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हम तीनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इसका मतलब एचसीएफ कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। पहले बात करते हैं 96 की, तो 96 को कैसे लिखेंगे, 2 4 जाए 2 8 जा 16, है ना, और 2 2 जा 4 2 4 जा 8, उसके आएगा कितना 2 12 हो गया, और 2 6 हो गया, और 2 3 हो गया, और 3 1 हो गया। इसका नाम लिख सकते हैं 96 को, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, है ना, 4 हो गया, 1 2 3 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा हो गया 240 है, अब 240 चेक करते हैं, 240 का कितना आएगा, 2 120 हो गया, है ना, फिर 2 60 हो गया, 2 30 हो गया, और 2 15 हो गया, और 3 5, और 5 1 हो गया। और इसके बाद 240 को लोग कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब लास्ट वन 336, तो 3 3 6 का और लिख लेते हैं, तो देखा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 16, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 2 4 जाए 2 2 जा, है ना, और 2 से करके 2 2 4, 2 एकम 2, और 3 7 21, 7 एकम 7, चेक करो, 2 एकम 2 बचा 1 6, तो 12 1, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, कौन सा 3 6, तो 3 3 6 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब पहले यहाँ पे निकालते हैं एचसीएफ कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है ये वाला, तो हो गया 2, और ये 2 भी कॉमन है 2, और ये 2 भी कॉमन है 3, और ये 2 भी कॉमन है 4, तो 4 तो 2 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और क्या कॉमन है साथ में 3 भी तीनों में निकल के आ रहा है, तो होगा 3, तो कितना देगा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 जा 16, और 16 3 जा कितना हो गया 48। इसका मतलब हम लोग ना अगर सेम हाइट रखनी है तो 48 जो है उसके अंदर हम लोग किताबें रख सकते हैं, 48 किताबें हम लोग रख सकते हैं अगर सबकी हाइट सेम रखनी है। अब इसने बोला था कि बताओ ईच स्टैक में कितने कितने किताबें होने वाली हैं, उसको बताता हूँ, ठीक है। तो कितना होगा, तो 48 हमारे पास रहने वाली। अब क्या बोला इसने, एज्यूमिंग दैट द बुक ऑफ सेम थिकनेस डिटरमाइन नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, ठीक है। अब कितने स्टैक, पहले तो कितने स्टैक बने मैं आपसे पूछू, देखो यहाँ पर अभी 96 है, क्लीननेस से कितने स्टैक बनेंगे, तो 96 टोटल बुक है और 2 में रखने हैं 48 में, कितना आएगा 42 जा, ठीक है। ये हो गया क्लीननेस ऑफ नेल्स, ये नेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, फेस की अगर मैं बात करूँ, फेस में कितना हमारे पास 240 से अपन में कितना 48, तो कितना आएगा 5 स्टैक बनेंगे इसके। और तीसरा क्या है हमारे पास, हैंड वाला, तो हैंड का कितना हो गया 336 अपॉन 48, ये कितना हो जाएगा, इससे कटेगा ये
7 से 7 7 8 7 8 56 7 7 28, हाँ ये हो जाएगा 7। तो इसका मतलब नेल्स वाले के दो स्टैक बनेंगे 48 48 के, ठीक है। फेस वाले के 5 बनाने पड़ेंगे 48 48 के, और हैंड वाले के 7 स्टैक बनेंगे इस तरीके से। तो समझ में आ गया, यहाँ पर ये देखा 2 5 और 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स इन स्टैक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द मीन ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली फ्रॉम द गिवन डेटा। हमें मीन यहाँ पर निकालना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। मीन इक्वल टू होता है कि सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन पे सिग्मा ऑफ एफ आई होता है, ठीक है। पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो कितना आएगा 0.5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 और 5.5 निकल के आएगा। अब एफ आई इंटू पर एक्स आई दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं कैलकुलेटर समझ करके फटाफट से यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। 0.5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 2.5 आएगा, तो 2.5 हो गया। 1.5 को 11 से, 1.5 मल्टीप्लाई 11 से 16.5 हो गया, 16.5 हो गया, ठीक है। अब 2.5 को 25 से, 25 इंटू पर 2.5 62.5 हो गया, 62.5। अब 3.5 को 12 से, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 है ना, तो आएगा आपका 42 42। अब 45 को 5 से, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 2 तो 2.5 हो गया। अब 5.5 को 2 से 11 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कितने टोटल है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं ये हो गया आपका 16 और 25 कितने होते हैं, 16 प्लस में 25 41 हो गए, प्लस में 19 60, टोटल 60। हाँ एफ आई का टोटल 60 है और इसका टोटल कर लेते हैं। 5 5 5 5 कितने हो गए 20, 2 पर गया 0 नीचे आ गया, पॉइंट आ गया, ठीक है। 2 2 4 6 4 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 एक ऊपर गया, एक और एक 2 8 4 12 13 14 15 157 आ गया। एक बार चेक कर लूँ करके भी। 2.5 प्लस में 116.5 प्लस में 62.5 और प्लस में 42, ठीक है, और प्लस में 22.5 और फिर प्लस में 11, हाँ 157 निकल गया। तो 157 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 60 निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाय 60 और कर देंगे 2.62 2.62 जो है वो मीन निकल के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। 29 कह रहा है कि ABC जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कहां पर C पर, ये है हमारे पास, ठीक है। और लेट BC दे रखा है इन्होंने, BC दे रखा कितना A, और ये सब दे रखा CB, B और AB दे रखा C, AB दे रखा C, ठीक है। एंड P बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB, तो C से ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसकी लेंथ P दे रखी है। शो दैट CP इक्वल टू AB, CP जो है वो AB के बराबर है, ये हम लोग को यहाँ पर शो करना है। अब ध्यान सुनना, ये चैप्टर नंबर 6 है, कैसे प्रूफ करेंगे सुनेंगे यहाँ से। हमें CP AB यूज करना है, C और P A और B। अब ये चेक करो कि सारा डाटा किन दो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, क्योंकि सिमिलरिटी के दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें। अगर बात करें A की, तो A इसमें मिल जाएगा मेरे को, और B मेरे को इसमें मिल रहा है, और C बड़ा मिल रहा है, मतलब बड़ा ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा। तो बात करेंगे इन बड़ा ट्रायंगल कौन सा, A B C। अब छोटा ट्रायंगल कौन सा ले हमारे पास, छोटा ट्रायंगल में कौन सा लेना पड़ेगा, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ठीक है। छोटा ट्रायंगल लेंगे BDC के ऊपर, ABC और एंड ट्रायंगल BDC के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज सेम है। अगर मैं बात करूं इस दो बड़े ट्रायंगल पे, देखो एंगल बी जो है वो बड़े ट्रायंगल पे भी आ रहा है और एंगल बी इस वाले ट्रायंगल पे भी आ रहा है, तो इसका वाला एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी क्यों होगा, ये हो जाएगा अपने पास कॉमन, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल पे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है बी सी ए, तो एंगल बी सी ए बराबर में, और छोटे वाले ट्रायंगल पे भी यहाँ पर 90 बन रहा है एंगल बी और डी और सी, तो एंगल बी डी सी क्यों यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री। तो मैं कह सकते हैं कि बाय यूजिंग, अब दोनों आपको होता है किसी भी दो ट्रायंगल पे अगर दो एंगल बराबर आ जाए तो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बाय यूजिंग साइड्स, सॉरी एंगल एंगल, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल बी सी ए जो है वो सिमिलर प्रूफ का ट्रायंगल बी डी सी के, दोनों क्या होगा आपस में सिमिलर प्रूफ हो गए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होते तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि बड़े वाले में, ठीक है, बड़े वाले मैंने बोल दिया कि बड़े वाले में बात करूं मैं किसकी, बी ए की, बड़े वाले में बात की मैंने बी ए की। बी ए का मतलब क्या है कि कॉमन से जो रह गया उसकी तरफ, तो इसमें कॉमन से जो रह गया कौन सा, वो सी है, तो यहाँ बात करेंगे ऊपर किसकी, बी सी की, क्लियर है तक बराबर में। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में बात करूं बी की, ए सी की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, और ए सी बड़े वाले ट्रायंगल मतलब क्या है 90 से जो रह गया है, तो इस वाले में 90 से जो रह गया वो क्या है
हमारे पास सी डी है इस तरह से, तो बी ए कितना हो गया, बी हमारे पास ए दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है हमें, बी सी दे रखा है हमें, कहाँ है बी सी, बी सी, बी सी, बी सी, बी ए, सॉरी एक मिनट डांस होना, ठीक है। बी ए की बात कर रहा हूँ, बी ए कितना दे रखा है, सी दे रखा है, अपने बी सी कितना है हमारे पास, वो ए हो गया, अच्छा ए सी कितना है, वो बी है, और सी डी कितना है, पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी पी इक्वल कितना देगा, ए बी निकल के आ जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है कि देखो जब भी हम करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढते हैं ना, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है, मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा कॉमन से जो खाली है, तो छोटे वाले में भी कॉमन से जो खाली है ये वाला तो 90 हो गया, इससे आपको देखना है, ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, सॉरी इसके और पार्ट में भी है, वो चेक करते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है कि स्टेट थेल्स थ्योरम एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन फिगर, अगर ये इसके पहले, ठीक है। देखो थेल्स थ्योरम क्या कहता है, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग एक साइड से एक ऐसी लाइन खींचे जो कि साइड जो कि हमारे पास नीचे वाले बेस के पैरेलल होके गुजर रही है, तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, क्या था थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पता ही है, एनसीईआरटी में आप वहां से लिख सकते हो। अब कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर डी जो है बी के पैरेलल है, अगर आपको डीई पैरेलल दे रखा है ए बी का, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब बीपीटी, थेल्स थ्योरम मतलब बीपीटी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो कैसे लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर इस पॉइंट को रखेंगे, तो आएगा सी ई अपॉन पे ई बी इक्वल टू आएगा सी डी अपॉन पे डी ए, निकल के वैल्यू पुट करो, सी कितना एक्स हो गया, ई बी कितना हो गया 3x प्लस में 4 हो गया, अच्छा सी डी कितना है, सी डी हो गया x प्लस में 3, और डी ए कितना है, वो हो गया 3x प्लस में 19। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू पर 3x प्लस में 19, और बराबर में आ जाएगा x प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस में 4, ये पहले सिंपल था ये क्वेश्चन, तो अगर 3x का स्क्वायर प्लस में 19x हो गया, और हो जाएगा x इंटू पर 3x प्लस में 4, और प्लस में 3 लिखेंगे और फिर 3x प्लस में 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस में 19x इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 9x प्लस में 12, ठीक है। अब इससे ये खत्म हो गया, तो आएगा 19x इक्वल टू 9 4 कितने हो गए, 9 से 12, x प्लस में 12 हो गया, ठीक है। ये वहां जाएंगे तो अगर 19x माइनस में 12x इक्वल टू 12 हो गया, 6x नहीं 12 नहीं 9 से 13 होते हैं, 13x हो गया, तो 13x माइनस 13, तो 19 में से 13 का कितना बचा, 6x इक्वल टू 12 हो गया, x कितना आ जाएगा 12 अपॉन में 6, कितना आ जाएगा x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा, क्लियर है तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स एंड फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। तो हमें p के निकालने का इसके इक्वल रूट्स होते हैं, तो मैं आपको कहा था इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d जो होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, उसकी कितनी वैल्यू 0 है हमारे पास, तो अगर मैं कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 से, तो ए कितना मिलेगा मेरे को 1, बी कितना मिलेगा मेरे को p, और सी कितना मिलेगा मेरे को 16 मिलेगा, तो वैल्यू पुट करो, बी का p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1 इंटू सी कितना 16 हो गया इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो p हो जाएगा अपने पास रूट में 4 मल्टीप्लाई बाय 16 और प्लस और माइनस के साथ, तो p इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट में 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, तो कॉमन करेंगे कितना निकलेगा, तो p आ गया प्लस माइनस 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। p कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस 8 निकल के आ जाएगा, इसको बिठाया था यहाँ पर, चलो p अगर प्लस माइनस 8 आएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो इक्वेशन हमारे पास बन से दो इक्वेशन बनेगी, पहले तो ये बनी कि एक्स स्क्वायर अगर प्लस का लेते तो प्लस का 8x तो प्लस में 16 इक्वल टू 0 बनेगा, और दूसरी क्या बन सकती है हमारे पास, वो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 16 इक्वल टू 0, यहाँ पर दोनों इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी, ठीक है। चलिए अब उसने कहा ऑल्सो फाइंड द रूट्स भी निकालना, तो पहले बात करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16 की, दो इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, और वैसे कितना है 16 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 और 4 प्लस में 4, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4x प्लस में 16 इक्वल टू 0, तो आएगा x कौन करेंगे x प्लस में 4 और प्लस में 4 कौन करेंगे x प्लस में 4 इक्वल टू कितना 0 आ जाएगा, तो x प्लस में 4 एक तरफ और x प्लस में 4 एक तरफ इक्वल टू 0, रूट्स निकाल दो, x वाले कितना आ गई माइनस का 4, यहाँ से भी कितना माइनस का, ये निकल के आ जाएंगे इक्वल रूट्स, ठीक है। आने थे इक्वल रूट दे रखा था। दूसरी क्वेश्चन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 16 मल्टीप्लाई करने प्लस का 16 वैसे आना चाहिए माइनस का 8, बहुत ईजी, माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 4x प्लस में 16, x कौन करेंगे आएगा x माइनस में 4 माइनस 4 कौन करेंगे आएगा x माइनस में 4, ठीक है। तो x माइनस में 4 इंटू पर x माइनस में 4 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ से x के लिए 4 आ गई, यहाँ से 4 आ जाएगी, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज निकल के आएंगे, दो इक्वेशन आएंगे p की भी दो वैल्यूज निकल के आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर,
फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर O। एक P पॉइंट है जो कि सेंटर से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है और सर्कल से रेडियस दे रखा 5 सेंटीमीटर का। द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉन। ये दे रखा है इस तरह से, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर, इस पूरे कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल, क्या नकली क्वेश्चन दिया है। देखो ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आपको पता है ये 13 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, मैं ये निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पर OP का स्क्वायर क्या निकल के आएगा, QP का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया हमने यहाँ पर। क्यों निकाल रहे हैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बराबर QP का स्क्वायर और प्लस में ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 माइनस में 25 इक्वल हो जाएगा QP का स्क्वायर। तो यहाँ से QP कितना निकल के आ जाएगा, वो रूट में 144। तो QP आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अभी क्यों निकाला, ध्यान सुनो, मेरे को पूरे का एरिया निकालना है। एक काम करता हूँ, मैं इसका एरिया निकालता हूँ, उसको 2 से गुणा कर दूंगा, दोनों पूरा का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसका एरिया हमारे पास कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PROQ इक्वल कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ किसका, POQ। दो POQ का एरिया निकालेंगे तो डबल कर देंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका 5 है और हाइट कितनी है 12, जो कि अभी निकाली। 12 5 कितना आ गया 60। तो 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आपकी स्क्रीन के ऊपर, सॉरी 32। कह रहा प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, हमें प्रूफ करना, ठीक है। अभी करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या, साइन थीटा इंटू 1 प्लस में टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन पे कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन पे साइन थीटा, ठीक है। ये एलएचएस हमने लिया, एलएचएस के बराबर प्रूफ करना है। तो क्या जाएगा, ये साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन पे क्या कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा प्लस में cos थीटा इंटू पर जाएगा sin थीटा प्लस में cos थीटा अपॉन पे sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी sin थीटा प्लस cos है, यहाँ पर sin थीटा प्लस cos कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास sin थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस में cos थीटा, sin थीटा प्लस में क्या कर लिया मैंने cos थीटा कॉमन कर लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचा sin थीटा अपॉन पे cos थीटा, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचेगा आपका कितना cos थीटा अपॉन पे sin थीटा बचेगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या निकल के आता है। तो sin थीटा प्लस में cos थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में निकल के आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन पे cos थीटा इंटू पर sin थीटा आपका निकल के आ जाएगा। ये वह कितना होता है, तो 1 होता है, एंटी लग गई यहाँ, तो ये तो एंटी है हमारे पास। तो देखा sin थीटा प्लस में cos थीटा डिवाइड बाय आ जाएगा आपका cos थीटा इंटू पर sin थीटा। उसको अलग कर देंगे, कैसे करेंगे अलग, sin थीटा अपॉन पे cos थीटा इंटू पर sin थीटा हो जाएगा, और प्लस में cos थीटा अपॉन पर cos थीटा इंटू पर sin थीटा, इस तरह से हो जाएगा। अब sin अपॉन sin तो खत्म, 1 अपॉन cos हो गया, ये बचा 1 अपॉन cos थीटा प्लस में cos से cos खत्म कितना होगा 1 अपॉन पे sin थीटा। अच्छा 1 अपॉन cos क्या होता है, वो होता है sec थीटा, और 1 अपॉन cos sin क्या होता है, वो होता है cos sec थीटा, और ये तो प्रूफ करना था इक्वल टू RHS। तो बहुत ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हमें क्वेश्चन दे रखा था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 33 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल, पहले ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी भी सर्कल में जो डायमीटर है, मान लो AB डायमीटर है, तो डायमीटर दोनों एंड में अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, ये मान लो PQ टेंजेंट खींचा और क्या कहते हैं TR एक टेंजेंट खींचा, तो दोनों टेंजेंट के आपस में पैरेलल होंगे। देखो ध्यान सुनना, कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल तब होती है उनका ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो। इसका मतलब अगर मेरा ये वाला एंगल जो है इसके बराबर आ जाए कैसे भी, तो मेरा हो गया पैरेलल, काम खत्म हो गया कि इफ द ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन द लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, ठीक है। अच्छा एक बात, अगर सेंटर से जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं वहां क्या बनता है 90 डिग्री एंगल बनता है। तो एंगल OAQ कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में टेंजेंट के ऊपर ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे हमारे रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगा परपेंडिकुलर, इसका एंगल एंगल OBT भी कितना देगा 9 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेम आपने थ्योरम इसको लिखना है, 10.1 थ्योरम कहता है ये। तो हम कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या पता चला, हमें ये पता चलता है कि एंगल OAQ इज इक्वल टू एंगल OBT। ये क्या है, इफ ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब क्या होगा PQ पैरेलल टू TR। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका दे रखा है। और में क्या पूछा वो देख कर लेते हैं। और में कह रहा है कि इन द फिगर
In the figure, PQ and RS are two parallel tangent to a circle with center O. Another tangent AB, एक और tangent है with point of contact C पर है, और show that AOB is 90 डिग्री। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हमें क्या शो करना है? AOB 90 डिग्री। ये हमें 90 डिग्री का एंगल शो करना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से इस तरह जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नाम देते हैं। ये हो गया हमारे पास एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, और ये वाला एंगल हो गया एंगल 4 हो गया। अब आपको पता, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, एन ट्राइंगल ओ डी ए की बात करूं और एन ट्राइंगल ओ ए सी की बात करूं, तो आपको पता है ओ डी क्या रेडियस है, ओ सी भी क्या रेडियस है। तो ओ डी इक्वल टू क्या गया, ओ सी क्यू, क्योंकि रेडियाई है ना। और आपको पता है ओ ए दोनों कॉमन है, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए क्यू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और आपको होता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों एक्सटर्नल पॉइंट सेम होती है। ए एक्सटर्नल पॉइंट है, दोनों की लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बराबर होगा, इसका मतलब ए डी किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा ए सी के बराबर। तो ये हमारा पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो थ्योरम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग एस 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 ट्राइंगल ओ डी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ ए सी के। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो ये एंगल एक भी बराबर होंगे, तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, इसी तरीके से 3 भी किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बोलो कोई दिक्कत, इसे क्वेश्चन नंबर 1, इसे क्वेश्चन नंबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या हमारे पास, ये ओ डी ओ एक डायमीटर लाइन है, इन सारे एंगल को जोड़ के कितना आने वाला है, 180। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 कितना आने वाला है, 180 डिग्री निकल के आने वाला है, ठीक है। एंगल 1 देखो हमें क्या चाहिए, अब देखो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, ध्यान सुनना, ये पूरा मिटा देना इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ये मैंने इसे इस तरह से, इसे हमने माना था एंगल 1, इसे 2 माना था, 3 हो गया। अब मेरे को ना ए ओ सी, मेरे को ये 2 और 3 चाहिए, 1 और 4 नहीं चाहिए। तो 1 किसके बराबर, 2 के बराबर, तो 2 के लिख देते हैं, 2 प्लस में एंगल 2, और 3 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और 4 तो नीचे, इसके जगह 3 लिख देते हैं, इक्वल टू 180 हो गया। तो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 3 कितना आ गया, 180 आ गया। 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करा तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 कितना आ गया, 180 निकल के आ गया। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है, यही तो है एओबी। तो एंगल एओबी 2 जगह डिवाइड करेगा, 90 डिग्री निकल के आ जाएगा, एओबी इक्वल 90 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। चैप्टर 10 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इजी करके बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी चैप्टर 10 की, है ना, एनसीईआरटी की, जो अगर प्रॉब्लम लगती है, मुश्किल लगती है, तो आप देख सकते हो, वन शॉट में खत्म किया हुआ है, उसे आप आराम से कर लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 36 तक जो है, आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गए, जो कि आपके कितने होंगे, 5 मार्क्स से रहने वाले हैं। 34 कह रहे हैं, A solid is in the form of a cylinder with hemispherical end। एक सॉलिड है जो कि सिलेंडर के फॉर्म पे है, और साइड साइड में क्या है, हेमिस्फीयर है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट जो है वो कितनी, 20 दे रखी है। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 7 दे रखा है, डायमीटर जो है 7 दे रखा है। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। देखो हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर निकालेंगे, और दोनों को तीनों को ऐड कर देंगे, अपना काम बन गया। तो क्या लिखे हम लोग यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, तो वो होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, है ना। तो 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। क्लियर यहाँ तक। अब सारी चीज देखते हैं। देखो टोटल हाइट 20 दे रखी है, और डायमीटर दे रखा 7, तो ये 3.5 हुआ, 3.5 हुआ, है ना। तो 3.5 और 3.5 माइनस करेंगे, तो ये टोटल हाइट 20 में से, तो 3.5 3.7 हो गया, 20 में 7 गए, तो हाइट कितनी आ गई इसकी, 30 निकल के आ जाएगी। तो वैल्यू, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। कितना आएगा ये, पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 4, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो कुछ कॉमन कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, कितना आएगा, एच प्लस में 4/3 आर निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा पाई के लिए कितनी है, 22.7 इंटू आर का स्क्वायर, आर के 35 है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, है ना। और एच कितना हो गया इसका, 13, और प्लस में 4/3 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, 3.5 है। बोलो कोई दिक्कत, सही है। ये 0.5 है ना, 0.5 करेंगे 11 आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 3.5, और ये आएगा, फटाफट से कर लेता हूँ वैसे, तो 3.4, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 13 प्लस में 14/3, नीचे 1 लगा देंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो अगर 11, और 11 को 3.5 से करेंगे, तो 3.5 को करेंगे 11 से, तो आएगा 38.5, तो 38.5,
है ना, मल्टीप्लाई बाय 39 और प्लस में 14 अपॉन पे 3, तो 39 14 करेंगे, 39 प्लस में 14 तो 53 आ जाएगा। तो 53 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 38.5 से, 38.5 से, तो 2040.5 अपॉन पे 3 और सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगा वॉल्यूम इस पूरे उसका। क्लियर यहाँ तक? समझ में आया नहीं आया पहले बताओ, ठीक है। तो सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा इशू था, लेकिन यहाँ पर चीजें बहुत सिंपल है, वॉल्यूम कैसे निकालना है। इसका और में भी क्वेश्चन दे रखा है, और देख चेक करते हैं क्या दे रखा है। और में कह रहा है सॉलिड मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज शेप्ड लाइक अ डबल कोन, ऊपर भी कोन है नीचे भी कोन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ बोथ द कोन इज सेम, रेडियस दोनों का सेम है बट हाइट डिफरेंट है। इफ द कोन इज इमर्स इन वाटर फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड, कह रहा है अगर ये पूरा का पूरा कोन अगर मैं पानी में डाल दूं तो कितना पानी बाहर जाएगा। देखो जितना वॉल्यूम अंदर गया ना उतना ही पानी बाहर जाएगा, तो जितना वॉल्यूम बाहर जा रहा है उतना ही वॉल्यूम अंदर, मतलब कितना वॉल्यूम कितना वाटर डिस्प्ले होगा वो डिपेंड करता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, तो इस वाले कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी ये है, और 1/3 पाई बड़ा आर, नहीं उसका रेडियस सेम है, ठीक है, रेडियस सेम है, रेडियस दोनों का सेम है। दोनों रेडियस क्या सेम है, तो आर स्क्वायर उसका हाइट कितनी एच है, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कितना आएगा एच प्लस में बड़ा एच, तो इतना जो वाटर है वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेस हो जाएगा। पता नहीं क्वेश्चन क्यों दिया 5 नंबर है, तो इतना जो पानी है वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेस हो जाएगा अगर हम इसे वाटर के अंदर डालते हैं। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बी ऑफ अ टावर ए बी फ्रॉम अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, एक टावर है हमारे पास ए बी, ठीक है, ए और बी हो गया हमारे पास इस तरह से, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रखा 60 डिग्री रखा, ठीक है। कह रहा एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकल अबव फ्रॉम एक्स, कह रहा एक पॉइंट है हमारे पास वाई, ठीक है, जो कि एट अ पॉइंट जो कि x से 40, एक मिनट, अच्छा ये पॉइंट x दे रखा है, ठीक है, ये पॉइंट है ना x था ग्राउंड पे, तो कह रहा है एट 40 मीटर ऊपर 40 मीटर ऊपर वर्टिकल जो कि x से, तो ये हमारे पास ऊपर चले गए 40 मीटर यहाँ पर इस तरह से y पॉइंट से क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 45, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ए बी, हमें ए बी निकालना कितना होगा, और क्या निकालना हमें एक्स बी निकालना, एक्स बी की वैल्यू निकालनी कितना, अच्छा एक्स बी भी निकालना, तो ये निकालना, ठीक है। अच्छा एक काम करें 40 से कितना हो जाएगा, ये भी 40 होगा, ठीक है। एक काम करते हैं इसे पूरे को हम मान लेते हैं छोटा है x मान लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना y निकाल लिया इससे, ठीक है, सारी वैल्यू पता होना चाहिए, x तो ये भी x हो जाएगा साथ में। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्राइंगल्स को लेते हैं, तो पहले बात करेंगे हम लोग इन ट्राइंगल, कौन कौन सा पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं बी एक्स ए, तो बी एक्स ए पर काम करेंगे तो कितना आएगा बी ए अपॉन पे एक्स ए कितना बन जाएगा 1060 डिग्री, है ना, पी अपॉन बी 10 होता है, बी ए कितना है बी ए ये वाई है ये 40, तो वाई प्लस 40 हो जाएगा, तो वाई प्लस में 40 अपॉन पे एक्स ए की वैल्यू कितनी है एक्स हो गया, इक्वल 1060 कितना था √3 होता है, तो जगह y प्लस में 40 इज इक्वल टू x √3, इसे इक्वेशन में बना के छोड़ देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल करेंगे बी वाई, और इस पॉइंट को नाम दे दो टी, बी वाई टी, है ना, तो क्या निकल के आएगा हमारे पास बी टी अपॉन पे वाई टी इक्वल टू आ जाएगा 1045 डिग्री, बी टी कितना हमारे पास, बी टी कितना है वाई अपॉन पे वाई टी कितना है एक्स इक्वल 10, तो देगा एक्स इक्वल टू वाई निकल के यहाँ से आ चुका है, ठीक है। अगर एक्स वाई के बराबर है तो यहाँ देखो, तो जहां पर y है वहां क्या कर देंगे इक्वेशन, ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस में 40 बराबर में आ जाएगा x रूट में 3, तो आ जाएगा x √3 माइनस में x इक्वल टू कितना 40, तो आ जाएगा x कौन करेंगे √3 माइनस में 1 इक्वल टू 40 हो जाएगा, और x हो जाएगा आपका 40 अपॉन पे √3 माइनस में 1, डिस्लाइज करेंगे √3 प्लस में 1 अपॉन पे √3 प्लस में 1, जो कि हो जाएगा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना 2 निकल के आएगा, तो 40 √3 प्लस में 1 बटे में कितना 2, कितना खत्म होगा 20। अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो पुट करना, वरना यहाँ पर छोड़ दोगे तो आंसर अपना आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई ये मीटर में, ठीक है। अब x y के बराबर है ना, हमें क्या क्या निकालना था ए बी निकालना था, ए बी निकालना था, ए बी क्या हमारे पास ए बी दे रखा है x प्लस में y, सॉरी ए बी कितना है y प्लस में 40, तो y कितना आ गया ये, तो 20 इंटू √3 प्लस में 1 और प्लस में कितना हो गया 40, ये निकल के आ गया ए बी का हमारा टोटल डिस्टेंस, और x पूछा था x तो आ गया 20 √3 प्लस 1 एक्स बी की वैल्यू, नहीं नहीं एक्स बी पूछा है, एक्स बी पूछा ना, ए बी निकालना था, टावर हाइट तो निकाल दी हम लोगों ने, ये आ गई, ठीक है। एक मिनट जाओ, हाँ ठीक है, यहाँ थोड़ा मिटाया था मैं, ऊपर का पोजिशन मिटा रहा हूँ।
चैप्टर 9 तो ना मतलब जो भी क्वेश्चन आता है ना 5 मार्क्स में ही आएगा, तो बहुत ईजी आएगा। मतलब पहले 4 मार्क्स का आता था ये क्वेश्चन और 5 मार्क्स का कर दिया। आपका एनसीईआरटी कर लो, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो, तो बड़े आराम से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करते हैं, पहले ए से एक्सपेंड करते हैं, कितना आएगा 20√3 और प्लस में 20 प्लस में 40 कर दो, तो क्या कितना 20√3 प्लस में 60 हो गया। 20 कॉमन कर लो, कितना आएगा √3 प्लस में 3 आ गया, इससे आ गया ये चीज़, है ना। क्या ए बी की वैल्यू निकल के आई है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी, सॉरी एक्स बी निकालना है। ओके, तो इन ट्राइंगल कौन सा, एक्स ए बी के ऊपर बात करेंगे, तो एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं, है ना, दिस अपॉन दिस लेते हैं। तो एक्स ए अपॉन पे एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी अपॉन पे एच, क्या होता है बी अपॉन एच, क्या होता है बी अपॉन एच होता है कॉस, कॉस 60 डिग्री देगा। ठीक है, अच्छा एक्स ए कितना है, एक्स ए तो एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, एक्स की आ गई 20 और √3 प्लस में 1। अच्छा एक्स बी कितना निकाल, एक्स बी तो हमें निकालना है ना, एक्स बी, और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 हमारे पास होता है मेरे ख्याल से, तो कॉस 60 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी निकल के आएगा आपका 40√3 प्लस में 1 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 36 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स, कह रहा मंथली हॉस्टल चार्ज का एक पार्ट फिक्स है एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन वन हैज टेकन फूड इन द मेस। कह रहा कि मतलब एक फिक्स चार्ज, मतलब अगर आप हॉस्टल के अंदर एक चाय फिक्स है, उसके बाद आप कितने दिन खाना खाते हो उसका पर डे चार्ज लगता है। कह रहा स्वाति जो है वो 20 दिन की रुकती है तो उसने 3000 रुपए दिए हॉस्टल के अंदर। ठीक है, जबकि मानसी 25 दिन की रुकती है और 3500 रुपए करती है। तो अगर फिक्स चार्ज क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है, तो मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज भी एक्स मान लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज भी हमने क्या मान लिया, एक्स रुपीस हमने मान लिया, और उससे हमने क्या मान लिया कि चार्ज ऑफ फूड पर डे क्या हमने वाई रुपीस मान लिया। ठीक है, अब एक बार बताओ, फिक्स चार्ज तो है, उसने देखो कितने दिन के लिए, एक 20 दिन के लिए बात करें स्वाति की, अगर यहाँ पर स्वाति की बात करूं, वो कितने दिन रुकी है, 20 दिन तक उसने खाना खाया, तो एक दिन का वाई रुपया 20 दिन कितना हो गया, 20 वाई हो गया, और एक चार्ज फिक्स है एक्स, तो ये फिक्स चार्ज हमें जुड़ेगा ही, कितना पे किया इसने 3000, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा क्या बात कर रहे हैं हम, किसकी, मानसी की बात करते हैं, मानसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर हमारे पास 25 दिन रुकी है तो फिक्स चार्ज हो गया 25, हो गया 25 इंटू वाई इक्वल कितना आ जाएगा, और 3500 इक्वेशन में क्या आ जाएगी 2। आप दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ पर देखो एक्स प्लस क्यों दिया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है सीरियसली, और ये हो गया एक्स प्लस में 25 वाई इक्वल कितना जाएगा 3500। देखो कितना पैटर्न इजी कर दिया है, माइनस 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 ये खत्म हो गया, है ना, 20 में 25 माइनस का 5 वाई इक्वल टू माइनस कितना जाएगा 500 निकल के आ जाएगा, इससे खत्म हो गया, तो वाई कितना जाएगा 100 निकल के आ जाएगा। अगर वाई 100 है, फर्स्ट में पुट कर दो, तो x प्लस में 20 इंटू पर 100 इक्वल कितना जाएगा 3000, तो x प्लस में 2000 इक्वल टू 3000, है ना, तो x कितना आ जाएगा 3000 माइनस में 2000 जो कि आ जाएगा कितना आपका 1000 निकल के आ जाएगा। तो फिक्स चार्ज कितना हुआ 1000 रुपया हुआ, और चार्ज पर डे फॉर फूड 100 रुपया थाली का। ठीक है, तो 100 रुपीज आपका ये हो जाएगा थाली का चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने खत्म कर लिया है कि अपना सेकंड सैंपल पेपर हमने खत्म कर लिया, 4 सैंपल पेपर तक उन्होंने अपने वेबसाइट पे दिया है, तो मैं एक पहले कर चुका है, सेकंड हुआ है, सारे पेपर करते चलो साथ ही साथ में, है ना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तो नोटिफिकेशन एटलीस्ट जाए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है और बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सारे फ्रेंड में, स्कूल ग्रुप में, जो भी आप ग्रुप है या फ्रेंड में इंडिविजुअली सबको शेयर करो, है ना। चाहे तो आप टीचर को दिखा सकते हो कि क्या मतलब उनको दिखाओ कि क्या हम ये बच्चों को शेयर कर सकते हैं, क्या चीज सही है, अगर उनकी सहमति होगी तो फिर ग्रुप में भी डाल देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर को लेके। ठीक है, तब तक के लिए इसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, और एनसीईआरटी अच्छे से करो, मेन चीज एनसीईआरटी करना। ठीक है, वो करने का ये सारी चीजें कर सकते हो, और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा।